पुरानी जड़ी बूटी वाकई बहुत कीमती थी और उसे अनमोल कहा जा सकता था, लेकिन दूसरी ओर 1 सदी पुरानी जड़ी बूटी और 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी में सिर्फ उम्र का फर्क था, फिर भी दोनों जड़ी बूटी ही थीं। क्यों न 1 सदी पुरानी जड़ी बूटी को आजमाया जाए। शायद 1 सदी पुरानी जड़ी बूटी से बना स्पिरिट गैदरिंग लिक्विड सबसे अच्छा असर न दिखाए, लेकिन उसके लिए जो क्यूई रिफाइनिंग रियलम लेवल 3 पर था उसका कुछ तो असर होगा, है ना? कोई बात नहीं, पहले आजमा कर देखते हैं। दर्श ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है, 1 सदी पुरानी जड़ी बूटी चलेगी। क्या आप उसे मेरे देखने के लिए ला सकती हैं? सर, मुझे माफ़ कीजिए, 1 सदी पुरानी जड़ी बूटी बहुत कीमती है और फिलहाल स्टोर मैनेजर के पास रखी है। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं मैनेजर को सूचित करती हूँ। इतना कहकर लड़की कैशियर काउंटर के पीछे से निकली और सीधे ऊपर की ओर चली गई। लगभग 2 मिनट बाद लड़की एक 30 साल के आदमी के साथ नीचे आई, जिसने एक साफ सुथरा सूट और सोने के फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था और उसका शरीर पतला था। उसकी आंखें इधर उधर देख रही थीं, खासकर उसकी झूठी मुस्कान के साथ जो अविश्वसनीय होने का एहसास दे रही थी। सर, ये हमारे स्टोर मैनेजर हैं। आप इन्हें मैनेजर ज़ेंग कह सकते हैं, लड़की ने दर्श के पास आते हुए कहा। नमस्ते मैनेजर ज़ेंग, आप मुझे दर्श कह सकते हैं, दर्श ने जवाब दिया। हालांकि मैनेजर की सूरत ने दर्श पर बुरा प्रभाव डाला, लेकिन वह किताब को उसके कवर से न आंकने के सिद्धांत को समझता था और उसने उनसे हाथ मिलाने की पहल की। मिस्टर दर्श, मैंने सुना है कि आप 1 सदी पुरानी जड़ी बूटी खरीदना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, ज़ेंग तियानहुआ ने दर्श को ध्यान से देखा और जब उन्हें पता चला कि वह अंधे हैं, तो उनकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं, कुछ सोच रही थीं। दर्श ने पूछा, हाँ, मैं मुख्य रूप से 1 सदी पुरानी जड़ी बूटी की कीमत के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे पास अभी जो 1 सदी पुरानी जड़ी बूटी है उसकी बाजार में कीमत लगभग 150,000 है, लेकिन अगर आप सच में इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे 145,000 में ले सकते हैं, ज़ेंग तियानहुआ ने जवाब दिया। 145,000। पिछले दर्श के लिए ये कीमत वाकई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब उसके पास 2 मिलियन थे जो नीलिमा ने उसे अभी ट्रांसफ़र किए थे। अपने भाई की मदद के लिए इस्तेमाल किए गए 9 लाख को छोड़कर उसके पास अभी भी 1 मिलियन 1 लाख थे, जो 2 सदी पुरानी जड़ी बूटी खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। मुझे ये कीमत मंजूर है, लेकिन क्या मैं जड़ी बूटी की गुणवत्ता देख सकता हूँ? थोड़ी देर सोचने के बाद दर्श ने पूछा। ज़ेंग तियानहुआ की आंखें इस अनुरोध पर चमक उठीं और उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। बेशक, आप मेरे साथ मेरे कार्यालय में आ सकते हैं। हम एक साथ चाय पी सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। ज़ेंग तियानहुआ के निमंत्रण पर दर्श मैनेजर के कार्यालय में पहुंचे। सोफे पर बैठते ही ज़ेंग तियानहुआ ने बहुत उत्साह से उन्हें चाय दी। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं थी, जिससे दर्श को महत्वपूर्ण और काफ़ी प्रसन्न महसूस हुआ। कई कप चाय पीने के बाद दर्श ने पहल करते हुए कहा, मैनेजर ज़ेंग, मुझे जड़ी बूटी की गुणवत्ता देखने दीजिए। सही सही सही, मेरी याददाश्त देखिए, मैं तो जरूरी बात लगभग भूल ही गया था, ज़ेंग तियानहुआ ने कहा, अपना सिर पीटते हुए डेस्क की ओर चलते हुए। मैं तो बस दोस्तों से मिलना पसंद करता हूँ। आपसे बातें करने में इतना मग्न हो गया कि यह ज़रूरी बात लगभग भूल ही गया। मैं अभी लाता हूँ। एक दराज खोलकर ज़ेंग तियानहुआ ने एक बहुत ही सुंदर काले लकड़ी का बक्सा निकाला और फिर जल्दी से दर्श के पास पहुँचे। बक्सा खोलते ही दर्श के सामने एक पूरी तरह से सुरक्षित जड़ी बूटी पेश की गई। उन्होंने पहले झुककर उसे सूंघा, फिर धीरे से अपने हाथ से जड़ी बूटी को छुआ। जैसे ही उनकी उंगलियों ने जड़ी बूटी को छुआ, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। जड़ी बूटी में थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हालांकि यह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये साबित करने के लिए काफ़ी थी कि जड़ी बूटी असली थी। हालांकि 1 सदी पुरानी जड़ी बूटी का असर 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी जितना अच्छा नहीं था, लेकिन क्या होगा अगर हर बार जब वह स्पिरिट गैदरिंग लिक्विड बनाते तो 2 और सदी पुरानी जड़ी बूटियां मिला देते? क्या इससे भी बहुत अच्छा असर नहीं होता? ये सोचते ही दर्श ने तुरंत पूछा, मैनेजर ज़ेंग, आपके पास यहाँ कितनी सदी पुरानी जड़ी बूटियां हैं? बस यही एक, ज़ेंग तियानहुआ ने एक लाचार मुस्कान दी और कहा, मिस्टर दर्श, सदी पुरानी जड़ी बूटी भी एक दुर्लभ वस्तु है। ये तो अभी हाल ही में दूसरे शहर से मिली है। क्यों, क्या आपको बहुत सारी सदी पुरानी जड़ी बूटियों की ज़रूरत है? दर्श ने कहा, हाँ, एक काफ़ी नहीं है, मैं एक और खरीदना चाहता हूँ। ये सुनते ही ज़ेंग तियानहुआ की दर्श के प्रति नज़र तुरंत बदल गई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण दिखने वाला अंधा आदमी 200 साल पुरानी जड़ी बूटियों की मांग करेगा। ऐसी चीज़ें छोटे ताओयुआन काउंटी में काफ़ी दुर्लभ थीं। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने पूछा, मिस्टर दर्श, अगर मैं इतना पूछने की हिम्मत करूं तो आपको इतनी सारी 100 साल पुरानी जड़ी बूटियों की ज़रूरत क्यों है? एक कीमियागर के रूप में अपनी पहचान उजागर न करते हुए दर्श ने जल्दी से एक बहाना बनाया, मेरे एक बुजुर्ग का जन्मदिन है और मैं उन्हें उपहार के रूप में 200 साल पुरानी जड़ी बूटियां देने की योजना बना रहा हूं।
उपहार। एक पल के लिए ज़ेंग तियानहुआ और भी हैरान थे। उपहार के रूप में 100 साल पुरानी जड़ी बूटी खरीदना निश्चित रूप से एक अमीर दूसरी पीढ़ी के आदमी का तरीका था। हालांकि ताओयुआन काउंटी में कई सालों से रहने और कई अमीर वारिसों को जानने के बाद उन्होंने दर्श जैसा कोई नहीं देखा था। उन्होंने इस आदमी के बारे में और जानने का मौका ढूंढने का फैसला किया। मिस्टर दर्श, मेरे पास फिलहाल सिर्फ 100 साल पुरानी जड़ी बूटी है। अगर आप सच में चाहते हैं तो मैं अपने दोस्तों से पूछ सकता हूं कि क्या मैं आपकी दूसरी जड़ी बूटी पाने में मदद कर सकता हूं, उन्होंने पेशकश की। ये सुनते ही दर्श की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, मैनेजर ज़ेंग, ये बहुत बड़ी मदद होगी। मुझे कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों की भी कमी है, क्या आप उन्हें इकट्ठा करने में मेरी मदद कर सकते हैं? आपको किस तरह की जड़ी बूटियों की ज़रूरत है? ज़ेंग तियानहुआ ने पूछा। क्या आपके पास कलम और कागज़ है? मैं आपके लिए लिख देता हूँ, दर्श ने पूछा। तुम अंधे हो, फिर भी लिख सकते हो? ज़ेंग तियानहुआ ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैं लिख सकता हूँ, दर्श ने सिर हिलाया। इसके बाद ज़ेंग तियानहुआ ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और तुरंत दर्श के लिए एक कलम और कागज़ ले आए। दर्श के इतनी तेज़ी से लिखने पर वह थोड़ा हैरान थे और मन में सोच रहे थे कि क्या यह आदमी सच में अंधा है। गूगल पर thenovelfire.net वेबसाइट खोजें ताकि उपन्यासों के अध्याय जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में मिल सकें। दर्श के जड़ी बूटियों के नामों से भरा कागज़ सौंपने के बाद ही उन्होंने अपना संयम वापस पाया। उनका चेहरा गंभीर हो गया, खासकर आखिरी दर्जन प्रकार की जड़ी बूटियों को देखकर उनकी भौहें सिकुड़ गईं। ऊपर देखते हुए उन्होंने पूछा, मिस्टर दर्श, पहले कुछ जड़ी बूटियां तो आम हैं, लेकिन आखिरी वाली विशेष रूप से दुर्लभ और काफ़ी महंगी भी हैं। फिर भी मैं ताओयुआन काउंटी में अपने संपर्कों का लाभ उठाने की कोशिश कर सकता हूं ताकि आपको उन सभी को इकट्ठा करने में मदद कर सकूं। ये सच में बहुत सराहनीय होगा, मैनेजर ज़ेंग। दर्श ने खुशी भरे चेहरे के साथ जवाब दिया, अगर आप इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में मेरी मदद कर सकते हैं तो एक अच्छा इनाम मिलेगा। ज़ेंग तियानहुआ ने जवाब दिया, इसका जिक्र न करें, ये तो मेरा काम है। तुरंत दर्श ने एक बैंक कार्ड निकाला और कहा, मैं अभी वह 100 साल पुरानी जड़ी बूटी खरीद लूंगा। कार्ड स्वाइप करते हैं। 145,000 की जड़ी बूटी लेकर दर्श के जाने के बाद ज़ेंग तियानहुआ ने एक सिगरेट जलाई और सोफे पर बैठ गए। सिगरेट खत्म होने तक कश लगाते रहे। फिर उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और डायल किया, हेलो ओझा, एक काम करो, ताओयुआन काउंटी में दर्श नाम के एक अंधे आदमी का पता लगाओ। वह लगभग 22 या 23 साल का है और उसने 200 साल पुरानी जड़ी बूटियों की मांग की है। ... सुबह 11:30 बजे दर्श जड़ी बूटियों का एक बड़ा बैग लेकर किरलिन जिले में वापस आए। जड़ी बूटियों से भरे कमरे को देखकर दर्श चिंतित हो गए। उनका घर बहुत छोटा था और यांग स्ट्रेंथनिंग पिल्स बनाने के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी। एक कीमियागर की प्रतिष्ठा जानने के बाद उन्होंने बाहर औषधि बनाने की हिम्मत नहीं की। अगर कोई राहगीर देख लेता तो आसानी से परेशानी खड़ी हो सकती थी। अगर उन्हें औषधि बनाने के लिए एक छोटे ग्रामीण आंगन जैसी जगह मिल जाती तो यह एकदम सही होता। लेकिन शहर में ऐसी जगहें आसानी से नहीं मिलतीं। हम शायद वह ओझा के गांव में विशेष रूप से कीमिया के लिए एक छोटा आंगन किराए पर ले सकते हैं। अगले ही पल दर्श ने ओझा का नंबर डायल किया और अपनी ज़रूरत बताई। ये सुनकर ओझा लगभग तुरंत दर्श को ऐसी जगह ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार हो गए। फ़ोन रखने के बाद दर्श ने सावधानी से 100 साल पुरानी जड़ी बूटी निकाली और देखा कि इतनी कम मात्रा की कीमत दसियों हज़ार है तो उन्हें दर्द महसूस हुआ। ये कहना पड़ेगा कि साधना वाकई एक महंगा काम था। लगता है कि पैसा कमाना प्राथमिकता होनी चाहिए, वरना जड़ी बूटियां खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही दर्श कुछ पैसे कमाने के लिए यांग स्ट्रेंथनिंग पिल्स बनाना शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसी समय बाहर से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, क्या कोई घर पर है? मैं रागिनी हूँ। रागिनी। दर्श की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह तुरंत दरवाज़ा खोलने गए। जैसे ही दरवाज़ा खुला, दूध की एक अनोखी खुशबू आई जिससे उनकी आत्मा ताज़ा हो गई और कुछ दिन पहले रागिनी की बात दिया, हाँ, मेरी भाभी और भैया दोनों बाहर गए हैं। रागिनी बहन, कुछ चाहिए था? रागिनी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, कुछ खास नहीं, मैं घर पर चिकन सूप बना रही थी और सोचा कि तुम्हारी भाभी को भी बुला लूँ। मुझे याद है वो आमतौर पर घर पर ही रहती हैं, आजकल इतनी बार बाहर क्यों जा रही हैं? दर्श ने कहा, मेरी भाभी शायद नौकरी ढूंढने गई हैं, मुझे लगता है। ये सुनकर रागिनी के चेहरे पर हैरानी झलक उठी और उसने कहा, जब से हम पड़ोसी बने हैं मैंने तुम्हारी भाभी को कभी काम करने की बात करते नहीं सुना। दर्श ने यह बात नहीं बताई कि भैया दिनेश पर 10 लाख का कर्ज है, आखिर यह कोई गर्व की बात तो थी नहीं। उसने कहा, घर पर ज़्यादा देर तक रहने से बोरियत हो जाती है। बाहर जाकर काम करना, लोगों से मिलना जुलना बेहतर है, वरना आप समाज से कट जाने का खतरा उठाते हैं। ये तो सच है। रागिनी ने आह भरी और कहा, असल में मैं भी काम पर जाना चाहती हूँ, लेकिन बच्चा इतना छोटा है कि मुझे घर पर ही रहकर उसकी देखभाल करनी पड़ती है। बहुत बोरियत होती है। दर्श हंसा, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब आप काम शुरू कर सकती हैं, अभी तो बहुत देर है। रागिनी ने इस विषय पर ज़्यादा देर बात नहीं की। उसने दर्श का हाथ पकड़ा और कहा, जब तुम्हारी भाभी घर पर नहीं है तो तुम मेरे घर पर चिकन सूप पीने क्यों नहीं आते? बहुत ज़्यादा है और मैं अकेले इसे खत्म नहीं कर सकती। उसकी उत्सुकता देखकर दर्श ने मना नहीं किया और रागिनी के साथ उसके घर चला गया।
घर में घुसते ही एक लुभावनी खुशबू उसके चेहरे पर आई, जिससे दर्श की भूख बढ़ गई। वह प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। रागिनी बहन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे खाना बनाने का कौशल इतना अच्छा होगा। इस चिकन सूप की खुशबू बहुत बढ़िया है। आज मैं सच में भाग्यशाली हूँ। हंसी। तारीफ से खुश होकर रागिनी खुशी से हंसी और बोली, बैठो, मैं अभी चिकन सूप परोसती हूँ और मैं तुम्हें भरपेट खिलाऊंगी। डाइनिंग टेबल पर बैठे दर्श ने रागिनी को जाते हुए देखा। उसकी नजरें तुरंत उसके लहराते आकर्षक पिछले हिस्से पर टिक गईं, जिससे उसके अंदर एक तीव्र इच्छा जाग उठी। उसका शरीर अचानक तनावग्रस्त हो गया और उसके शॉर्ट्स ने तुरंत एक बहुत ही खतरनाक आकृति को रेखांकित किया। एक पल के लिए उसका मन भटकने लगा। अगर रागिनी जैसी खूबसूरत महिला के साथ कुछ हो सकता तो वह सपनों में भी हंसते हुए उठता। इसके अलावा रागिनी के अंदर 100 ऋतुओं की शक्ति थी। उसे जल्द ही उस शक्ति को निकालने का तरीका ढूंढना था, वरना ये लगातार उसके दिमाग में रहेगा। लेकिन वह कुछ होने का अवसर कैसे बना सकता था। लगभग 10 मिनट बाद रागिनी भाप से भरा चिकन सूप का एक बर्तन लेकर रसोई से बाहर आई। उसने गर्म बर्तन को मेज पर रखा और तुरंत दर्श के लिए एक पूरा कटोरा भर दिया और कहा, दर्श, चख कर देखो और बताओ कि यह तुम्हें पसंद आता है या नहीं। रागिनी बहन, मैंने पहले कभी इतनी स्वादिष्ट खुशबू वाला चिकन सूप नहीं चखा। मुझे यकीन है कि यह मुझे जरूर पसंद आएगा। दर्श ने उसे दिए जा रहे सूप को देखा, उसका एडम का सेब हिला और उसने निगलते हुए कहा, आह छपाक। जैसे ही रागिनी दर्श को कटोरा दे रही थी, उसने उसके शॉर्ट्स में उभरे हुए उभार को देखा। उसका शरीर कांप गया और गर्म चिकन सूप उसके हाथ के पिछले हिस्से पर गिर गया। जलती हुई गर्मी से वह दर्द से चिल्ला उठी और उसने अनजाने में कटोरा फेंक दिया। दुर्भाग्य से उबलता हुआ चिकन सूप का कटोरा सीधे दर्श के कमर के निचले हिस्से पर गिरा। आउच! उस पल एक तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे दर्श हिंसक रूप से कांप गया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। हालांकि वह एक साधक था, लेकिन वह विशेष क्षेत्र अभी भी बहुत संवेदनशील था। सूप से हुई तेज जलन से दर्श दर्द से कराह उठा और वह दर्द भरी आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। दर्श, तुम ठीक हो? घटनाओं के अचानक पलटने से रागिनी चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी अनाड़ी हो सकती है। कटोरा परोसते समय सूप गिराना और दर्श को जला देना, खासकर ऐसे संवेदनशील स्थान पर। अगर उसने दर्श को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया होता तो वह बस जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। दर्द, दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। दर्श की आंखों से लगभग आंसू निकल आए, क्योंकि उसके परेशान चेहरे पर नसें फूल गई थीं। ये देखकर रागिनी घबरा गई। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और दर्श के शॉर्ट्स को नीचे खींच लिया, जिससे उसका लाल, कच्चा, महान जनरल दिखाई दिया। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। उसे याद आया कि कुछ ही पल पहले दर्श पूरी तरह से तैयार था, लेकिन जलने के बाद वह ढीला पड़ गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह नपुंसक बन गया हो? झंझनाहट। ये सोचकर रागिनी का दिल जोर से कांप उठा। अगर उसने वास्तव में दर्श को नपुंसक बना दिया तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। न केवल वह अंजलि को रिपोर्ट करने में विफल रहेगी, बल्कि वह हमेशा के लिए अपराधबोध में भी जिएगी। दर्श, दर्द हो रहा है। रागिनी ने धीरे से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। आउच! रागिनी, इसे मत छुओ। मुझे यहाँ पहले से ही जलन हो रही है। हमें इसे जल्दी से कीटाणुरहित करने की जरूरत है। दर्श भी घबरा गया। वह जलन को ठीक करने के लिए अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग करना चाहता था, लेकिन लगातार दर्द उसे ड्रैगन और फीनिक्स रहस्य कौशल का उपयोग करने से रोक रहा था। उसने पूछा, रागिनी, क्या तुम्हारे घर में कोई कीटाणुनाशक है? जल्दी करो और इसे मेरे लिए कीटाणुरहित करो। मुझे संक्रमण की चिंता है। मेरे घर में कीटाणुनाशक नहीं है। रागिनी ने चारों ओर देखा और अचानक याद आया कि उसके घर में कोई कीटाणुनाशक नहीं है। ठीक है, दर्श ने असहाय रूप से आह भरी, यह महसूस करते हुए कि उसे खुद पर निर्भर रहना होगा। हालांकि जैसे ही दर्श जलन को ठीक करने के लिए ड्रैगन और फीनिक्स रहस्य कौशल का उपयोग करने वाला था, उसने रागिनी को उसे पकड़ते हुए देखा और फिर अपने छोटे मुंह से चुपते हुए देखा। सीस! गर्म सनसनी महसूस करते हुए दर्श की आंखों में एक अचूक झटका दिखाई दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रागिनी इस समय ऐसा कुछ करेगी, वास्तव में उसे अपने मुंह में ले लेगी। अचानक हुए इस कृत्य ने दर्श को दर्द भुला दिया। रागिनी, तुम क्या कर रही हो? दर्श ने हैरान होकर पूछा। ये सुनकर रागिनी ने उसे थूक दिया। उसने दर्श की ओर देखा, उसका चेहरा गंभीर था। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हें कीटाणुशोधन की जरूरत है? लेकिन हमारे घर में कोई कीटाणुनाशक नहीं है। हालांकि मैंने सुना है कि लार कीटाणुरहित कर सकती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे समझ में आया। दर्श को अचानक एहसास हुआ, क्योंकि उसने भी सुना था कि लार कीटाणुरहित कर सकती है। क्या अब भी दर्द हो रहा है? रागिनी ने उत्सुकता से पूछा। दर्द वास्तव में बहुत कम हो गया है। दर्श ने स्थिति का ध्यानपूर्वक आकलन करने के बाद जवाब दिया। लगता है ये प्रभावी है, तो मैं जारी रखूंगी। इतना स्पष्ट प्रभाव देखकर रागिनी खुश हो गई और तुरंत उसे फिर से अपने सेक्सी छोटे मुंह से लेने के लिए झुक गई। फू! फिर से अंदर लेने पर दर्श ने गहरी सांस छोड़ी और फिर आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं। आह, यही तो चाहिए था। सच में आनंदमय। तीव्र आराम ने दर्श को दर्द के बारे में सब कुछ भुला दिया और उसने चुपचाप रागिनी के मुंह के काम का आनंद लिया। रागिनी अपने मुंह से काम करते हुए चुपके से दर्श की ओर देखा। जब उसने देखा कि वह कितना आनंद ले रहा है, तो ऐसा लगा जैसे उसे एक बड़ा बढ़ावा मिला हो और वह और भी उत्साही हो गई। अपने सिर को अधिक जोर से हिला रही थी। उसके गाल फूल रहे थे। उसकी गर्दन समय समय पर स्पष्ट रूप से धड़क रही थी। रागिनी, चलो सोफे पर चलते हैं। यहाँ बैठना वास्तव में असहज है। दर्श ने पास के आलीशान सोफे की ओर इशारा किया और सुझाव दिया। रागिनी ने उसे थूक दिया और हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। जल्द ही दोनों सोफे पर चले गए। ऐसा लग रहा था कि रागिनी को अपने मुंह से दर्श को खुश करने में काफी मजा आ रहा था। बैठने के बाद उसने तुरंत उसे फिर से अंदर ले लिया। इस बार दर्श केवल आनंद नहीं ले रहा था, उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और भरे हुए मुलायम खजानों को पकड़ लिया, धीरे से उन्हें गूंथ रहा था। जैसे दर्श की हथेलियां जादू थीं। रागिनी जल्द ही बहुत उत्तेजित हो गई। उसका सिर और भी तेजी से ऊपर और नीचे जा रहा था। रागिनी को अधिक ऊर्जावान होते देखकर दर्श समझ गया कि यह उसे जीतने का सबसे अच्छा समय है। उसकी नजरें सूक्ष्म रूप से बदल गईं और उसने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया। चूंकि उसने नाइट गाउन पहना हुआ था, इसलिए गीली पैंटी को छूना आसान था। ममम, वहां मत छुओ। एक झुनझुनी सनसनी हुई और रागिनी ने तुरंत दर्श की कलाई को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, विनती करते हुए, दर्श नहीं, वहां मत छुओ। जब एक महिला ना कहती है तो उसका मतलब हाँ होता है। दर्श ने रागिनी के इनकार को अनदेखा कर दिया। उसकी मध्य उंगली ने पैंटी को अलग कर दिया और उसकी तर्जनी बाढ़ वाले रहस्य में घुस गई। ममम, पूर्ति की एक मजबूत भावना रागिनी पर छा गई। उसके शरीर को तनावग्रस्त कर दिया, क्योंकि उसने एक मोहक आत्मा को पिघला देने वाली कराह निकाली। मत करो दर्श, ऐसा मत करो, इसे अभी बाहर निकालो। हालांकि यह सुखद लग रहा था। रागिनी को याद आया कि उसकी शादी हो चुकी है। भले ही उसका पति उसके प्रति दयालु नहीं था, फिर भी उसे अपने दिल में भावनात्मक बाधा को पार करना मुश्किल लगा। उसने दर्श की कलाई को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमजोर शक्ति एक शक्तिशाली साधक को कैसे रोक सकती थी। इसके अलावा दर्श ने रागिनी के विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी फुर्तीली उंगलियां लगातार उसके शरीर को उत्तेजित कर रही थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे दर्श की उंगलियों में जादुई शक्तियां थीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद रागिनी ने विरोध करना बंद कर दिया। उसका शरीर दर्श की बाहों में ढीला पड़ गया, जिससे उसकी उंगलियों को स्वतंत्र रूप से घूमने दिया। हम इतना आरामदायक, बहुत आरामदायक। रागिनी की रक्षा आखिरकार दर्श द्वारा तोड़ दी गई। उसकी आवाज ऊंची, गुंजायमान कराहों में उठ रही थी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। चूंकि यह इतना सुखद है तो मैं चीजों को थोड़ा तेज कर दूं। दर्श उसकी चिकनी ऊंची चोटियों को गूंजते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। इन शब्दों पर रागिनी के गाल लाल हो गए। उसकी शर्मीली होने के बावजूद उसने अभी भी सहमति में एक नर्म ममम निकलने दिया। रागिनी की सहमति देखकर दर्श ने और संकोच नहीं किया। उसने ड्रैगन और फीनिक्स रहस्य कौशल का उपयोग किया और उसकी उंगलियों से तुरंत सच्ची ऊर्जा का एक किनारा फैल गया, उस गुप्त सार में डूब गया, जिससे रागिनी का शरीर कांप गया जैसे कि उसके माध्यम से एक धारा फिसल गई हो। इतना आरामदायक। रागिनी असहाय रूप से इसमें गिर गई। कुछ ही समय में आनंद के आंसू बहा रही थी। चूंकि उसका पति अक्सर बाहर रहता था, इसलिए उसने अनगिनत अकेली और ठंडी रातें अकेले बिताई थी। उसका परिदृश्य लंबे समय से पूरी तरह से सूखा हुआ था। अब दर्श के प्रवेश के साथ इस शुष्क भूमि पर अंतहीन ठंडे झरने लाए गए। इस बार उसे भरपेट पीना था। तेज दर्श और भी तेज बहन को बहुत आराम महसूस हो रहा है। अपनी अत्यधिक उत्तेजना के कारण रागिनी की आवाज कांपने लगी। मैं और तेज कर सकता हूं, लेकिन मुझे कीटाणुरहित करने में मदद करना मत भूलना। दर्श ने रागिनी का चेहरा उठाया, उसे सीधे अपने पेट के निचले हिस्से के खिलाफ दबाया। हालांकि यह कदम कुछ कठोर था, रागिनी को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने आज्ञाकारी रूप से अपना छोटा मुंह खोला और उसे पूरी तरह से अपने मुंह में ले लिया। फू, दर्श ने संतुष्टि से सांस छोड़ी। उसकी उंगलियां काफी तेज हो गईं। शांत कमरे में रागिनी की उत्तेजित हांफने के अलावा थप थप की आवाजें भी गूंजने लगी, जिसने दर्श को और भी प्रेरित किया। ये निर्विवाद है। रागिनी अविश्वसनीय रूप से गीली थी। ये बेहद रोमांचक था। मुझे ये चाहिए दर्श, मुझे ये चाहिए। रागिनी ने उसे थूक दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी नजरें दर्श को देखते हुए धुंधली हो गईं। तुम्हें क्या चाहिए? दर्श ने जानबूझकर पूछा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए, ये स्पष्ट रूप से यही है। रागिनी, लाल चेहरे वाली लेकिन अपने शरीर की गर्मी से अभिभूत, ने हिम्मत जुटाई और दर्श के महान जनरल को पकड़ लिया। दर्श ने मासूमियत का नाटक करना जारी रखा, लेकिन ये पहले से ही तुम्हारे हाथों में है। ओह, रागिनी जानती थी कि दर्श जानबूझकर चिढ़ा रहा है। उसका चेहरा खून से लथपथ की तरह लाल हो गया। उसने कहा, तुम बड़े बुरे आदमी, तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि मेरा क्या मतलब है, फिर भी भ्रमित होने का नाटक कर रहे हो। यदि तुम नहीं चाहते तो इसे भूल जाओ, मैं खाने जा रही हूँ। बोलने के बाद रागिनी तुरंत दर्श की बाहों से खड़ी हो गई। ये देखकर कि वह वास्तव में जाने का इरादा रखती है, दर्श ने रागिनी की कलाई पकड़ ली, उसे जबरदस्ती वापस अपनी बाहों में खींच लिया और हल्के से हंसा। रागिनी बहन, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। यदि तुम वास्तव में ये चाहती हो तो मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। उन शब्दों के साथ दर्श पलट गया और रागिनी को सोफे पर दबा दिया, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर झुक गया। पूर्ति की तीव्र भावना ने उसे अभिभूत कर दिया, जिससे रागिनी ने एक सेक्सी, लुभाने वाली कराह निकाली। हालांकि जब दर्श ने हिलना शुरू किया तो उसने अपना होंठ काट लिया। उसके चेहरे पर दर्दनाक भाव आ गया और उसने दोनों हाथों से दर्श की छाती को धक्का दिया। दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे करो। हालांकि रागिनी एक विवाहित महिला थी और उसके बच्चे थे। उसे एक आदमी के साथ अंतरंग हुए बहुत समय हो गया था और अचानक इतने दुर्जय गुणों वाले आदमी का सामना करने पर उसका शरीर स्वाभाविक रूप से सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ठीक है, मैं थोड़ा धीमा कर दूंगा, दर्श ने तुरंत कहा, अपनी गति को कम करते हुए और साथ ही साथ ये न्यांग मालिश तकनीक का उपयोग करते हुए और अपने हाथों को रागिनी के शरीर पर घूमने दिया। ये न्यांग मालिश तकनीक की मदद से रागिनी का शरीर जल्द ही एक इष्टतम अवस्था में पहुंच गया। उसके चेहरे से दर्दनाक भाव धीरे धीरे गायब हो गया और अपनी बाहों को फैलाकर उसने दर्श की गर्दन को गले लगाया और कहा, मैं अनुकूलित हो भी हूं और तेज करो। उसके बाद दर्श ने और संकोच नहीं किया और आंदोलनों का एक तूफान जारी किया। 1.5 घंटे बाद उफ, दर्श की एक गहरी दहाड़ के साथ उसने सब कुछ रागिनी पर छोड़ दिया। जलती हुई गर्मी की एक लहर ने उसे घेर लिया, जिससे रागिनी का शरीर बिजली के झटके की तरह कांप गया। उसकी भरी हुई और सीधी टांगें दर्श की कमर के चारों ओर कसकर जकड़ी हुई थीं और उसके दांत धीरे से उसके होठों को काट रहे थे, एक अपार कामुकता को उजागर कर रहे थे। रागिनी के प्रत्येक कंपन ने दर्श को अभूतपूर्व संकुचन संवेदना भेजी। ये भावना अविश्वसनीय रूप से सुखद थी। कुछ सेकंड बाद रागिनी का शरीर कांपना बंद हो गया। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। वह सोफे पर भारी सांस लेते हुए लेट गई। उसकी आंखें कसकर बंद थी, अभी अभी अनुभव किए गए आनंद में खो गई, जो अब तक उसके जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था। वास्तव में पर्याप्त क्षमताओं वाला एक पुरुष एक महिला को अंतहीन आनंद दे सकता है। इस बीच दर्श रागिनी के सुगंधित शरीर पर आराम कर रहा था। शांत कमरे में केवल उनकी भारी सांसें सुनी जा सकती थीं। आराम के दौरान दर्श ने रागिनी से अवशोषित हीन ऊर्जा को पचा लिया और जैसे ही हीन ऊर्जा उसके दांतियन में एकीकृत हुई, उसके शरीर में तैरते हुए रक्तंडे ने एक चमकदार चमक बिखेरी। स्वचालित रूप से वर्षा जल सौर ऋतुओं की शक्ति को एकीकृत किया, जिसे अभी निकाला गया था। रक्तंडे में एकीकरण के बाद रक्तंडे की सतह पर 24 स्लॉट में से 3 जल गए। ये देखकर दर्श ने उत्तेजना की लहर महसूस की। अब जब उसने 3 प्रकार की सौर ऋतुओं की शक्ति एकत्र कर ली थी तो उसे रक्तंडे को फोड़ने के लिए केवल 21 और की आवश्यकता थी। वह सोच रहा था कि रक्तंडे के अंदर क्या छिपा है। उसके पिता के प्रयास को देखते हुए रक्तंडे के अंदर निश्चित रूप से एक अत्यंत दुर्लभ खजाना होना चाहिए। दर्श, चिकन सूप ठंडा हो रहा है, चलो कपड़े पहनते हैं और खाते हैं। रागिनी ने थोड़ी देर आराम करने के बाद धीरे से कहा, दर्श को कोमलता से देखते हुए। ठीक है, दर्श ने धीरे से सिर हिलाया, फिर रागिनी से उतर गया और कपड़े पहनना शुरू कर दिया। चरमराहट। जैसे ही वे सोफे पर कपड़े पहनकर बैठे थे, अचानक दरवाजा खुल गया और कोई अंदर चला आया। अंदर आने वाली महिला के कंधे पर लंबे बाल थे। उसने एक सफेद पोशाक पहनी थी और उसकी बाहें हवा में खुली थीं। धूप में नहाने पर उसकी त्वचा साफ और पारभासी दिख रही थी, जैसे कि उसे दूध में भिगोया गया हो। कहावत है, गोरा रंग कई खामियों को छुपाता है। हालांकि महिला की विशेषताएं बहुत सुंदर नहीं थीं, लेकिन उसकी गोरी त्वचा उसे काफी सुंदर बना रही थी। जब उसने सोफे पर बैठे 2 लोगों को जल्दी जल्दी कपड़े पहनते देखा तो वह वहीं जम गई। कोई भी दिमाग वाला व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि कपड़े वापस पहनने से पहले दोनों सोफे पर क्या कर रहे थे। एक पल के लिए महिला की आंखों में सदमा भर गया और उसका गला मछली की हड्डी से अटका हुआ लग रहा था, क्योंकि वह बोलने में असमर्थ थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि रागिनी धोखा देगी। बहन, बहन। महिला को देखकर रागिनी तुरंत डर से पीली पड़ गई। उसकी आंखें आतंक से भर गईं। धत तेरी, वह अपनी नंद द्वारा पकड़ी गई थी। दर्श पूरी तरह से चौंक गया। अब उसे क्या करना चाहिए? अगर यह बात बाहर निकल गई तो दोनों बदनाम हो जाएंगे। वह अभी भी ठीक था, एक अविवाहित पुरुष जिसका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन रागिनी शादीशुदा थी और अगर उसके पति को यह पता चल गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। रागिनी, तुम मेरे भाई की पीठ पीछे क्या कर रही थी? कुछ पल के आश्चर्य के बाद श्वेता ने रागिनी की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाई।
यह महिला रागिनी की नंद थी। धत तेरी, ये और भी बुरा हो गया। दर्श पूरी तरह से निराश महसूस कर रहा था, लेकिन सौभाग्य से श्वेता ने उन्हें कार्य करते हुए नहीं पकड़ा था। अगर वह पूरी तरह से इनकार कर देता तो शायद अभी भी एक मौका था। मानो एक ही बात सोच रही हो, रागिनी ने तुरंत कहा, दीदी मैंने कुछ नहीं किया। बकवास, तुम दोनों बिना कपड़ों के थे और तुम कहती हो तुमने कुछ नहीं किया। मीरा को स्पष्ट रूप से रागिनी पर विश्वास नहीं हुआ और वह दर्श की ओर बढ़ी, अपने भाई को धोखा देने के लिए इस कमीने को सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। ये देखकर रागिनी जल्दी से मीरा का रास्ता रोकने के लिए खड़ी हो गई और कहा, दीदी पहले उसे जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है? ये वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। दर्श, यहाँ से निकल जाओ। तुम जानवर, तुम जा नहीं सकते। दर्श को अपने कपड़े उठाते और चुपके से निकलने की कोशिश करते देख मीरा और भी उत्तेजित हो गई और उसने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, केवल रागिनी द्वारा फिर से रोके जाने के लिए। रागिनी की सहायता से दर्श तेजी से भाग गया, जैसे कि उसके पैरों में तेल लगा हो। हालांकि वह जानता था कि रागिनी को पीछे छोड़ना कुछ हद तक गैर जिम्मेदाराना था, लेकिन रुकने से मामला और जटिल हो जाता। अभी जाना और बाद में रागिनी को ढूंढना सबसे अच्छा था। तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की? रागिनी के रास्ते में आने के कारण मीरा दर्श को जाते हुए असहाय रूप से देख सकती थी। दर्श के पूरी तरह से गायब होने के बाद ही मीरा ने रागिनी को सोफे पर धक्का दिया और दहाड़ते हुए कहा, रागिनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को धोखा देने की? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? सोफे पर बैठी रागिनी ने मीरा को देखा और कहा, दीदी हाँ मुझे कोई शर्म नहीं है, मैंने धोखा दिया, लेकिन ये सब तुम्हारे भाई के कारण है। जब से मैंने बच्चे को जन्म दिया है वह बाहर ही रहता है और घर नहीं आता। मुझे एक अवांछित महिला की तरह महसूस हुआ है। जब वह रात बिताने के लिए घर आता भी है तो वह बस मुझे प्रताड़ित करता है। वह मुझे तब तक पीटता है जब तक कि मैं काली और नीली न हो जाऊं और फिर वह अगले दिन ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने उससे अपनी उम्मीद बहुत पहले ही खो दी है। अब जब तुमने मुझे पकड़ लिया है तो मेरे भाई को घर बुलाओ और चलो तलाक ले लेते हैं। इन शब्दों को सुनकर मीरा का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। हालांकि वह वास्तव में उसकी बहन थी, लेकिन उसे अपने भाई के कार्यों से भी निराशा हुई। वह अपना दिन इधर उधर भटकने, सुख और दुराचार में लिप्त रहने में बिताता था, केवल दूसरी महिलाओं पर खर्च करने के लिए पैसा कमाता था, अपनी पत्नी और बच्चे की कभी परवाह नहीं करता था। इन वर्षों में रागिनी अकेले ही बच्चे का पालन पोषण कर रही थी, अकेलेपन में अनगिनत शिकायतों को झेल रही थी। अगर वह खुद को रागिनी के स्थान पर रखती तो वह निश्चित रूप से इतने वर्षों तक सहन नहीं कर पाती। वह शायद बहुत पहले ही भटक गई होती। अपनी भावनाओं को समायोजित करने के बाद मीरा सोफे पर बैठ गई। उसने दूसरे के चेहरे पर उदासी का भाव देखा और फिर रागिनी को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अभी बहक गई थी। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। दीदी मैं अब और सहन नहीं कर सकती, मुझे तलाक चाहिए। रागिनी मीरा की बाहों में लेटी हुई थी, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था क्योंकि आंसू अनजाने में गिर रहे थे। रागिनी को सिसकते हुए देखकर मीरा को अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा, रागिनी मैं समझती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। मेरे भाई के कार्यों ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। मुझे पता है कि उसने भी तुम्हें धोखा दिया होगा। आज की घटना के लिए मैं तुम्हें पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकती। रागिनी को सांत्वना देने वाले शब्दों से रोना बंद नहीं हुआ, बल्कि वह और भी जोर से रोने लगी। मीरा ने चुपचाप आह भरी रागिनी की पीठ को धीरे से थपथपाया, बिना कुछ कहे उसे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से बाहर निकालने दिया, जिन्हें उसने इतने लंबे समय तक दबा रखा था। आंसू अंततः सूख जाएंगे। कुछ मिनटों के बाद रागिनी ने रोना बंद कर दिया। वह मीरा की बाहों से बाहर निकली और अपना सिर नीचे करके बोली, दीदी मुझे पता है कि तुमने भी अपने पति के पीछे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें एक आदमी के साथ एक होटल में प्रवेश करते हुए देखा था जब मैं खरीदारी के लिए बाहर गई थी। तुम दोनों एक जोड़े की तरह बहुत प्यार भरे लग रहे थे। ये सुनकर मीरा के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने सोचा था कि उसका अफेयर पूरी तरह से छिपा हुआ है, लेकिन अंत में रागिनी ने उसे देख लिया था। ये सच था कि वे कहते हैं कोई दीवार नहीं है जो हवा को अंदर न आने दे। अंततः उसने असहाय रूप से आह भरी और एक व्यंग्य मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने इसे देखा होगा। खैर फिर मैं इसे अब और नहीं छिपाऊंगी। हाँ मैंने भी धोखा दिया है, कृपया इसे इधर उधर न फैलाएं वरना मेरे पति अपना आपा खो बैठेंगे। हाँ लेकिन चिंता मत करो, मैंने किसी को नहीं बताया है। बस मेरे और दर्श के बारे में भी न बताना। रागिनी ने जोर से सिर हिलाया, उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। इस तरह दोनों चुपचाप एक समझौते पर पहुंचे। कुछ देर की चुप्पी के बाद रागिनी ने उत्सुकता से मीरा को देखा और पूछा, दीदी तुमने धोखा क्यों दिया? सवाल का सामना करने पर मीरा को थोड़ा अजीब लगा अपनी भाभी के साथ बेवफाई के कारणों पर चर्चा करते हुए, लेकिन ये देखते हुए कि दोनों के भटकने के इतिहास थे और चून की बातचीत बिना किसी छिपाव के इतनी दूर आ गई थी, उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे जीजा उस विभाग में बहुत कमजोर हैं। हर बार यह 1 मिनट से भी कम समय में समाप्त हो जाता है और मेरी इच्छाएं काफी मजबूत होने के कारण मैं अविश्वसनीय रूप से निराश महसूस करती रही हूँ। मैंने अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धोखा दिया। जिस आदमी से तुमने धोखा दिया क्या वह अच्छा है? रागिनी ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं, जिज्ञासा से चमकती हुई। ओह बहुत नहीं, वह तुम्हारे जीजा से थोड़ा ही बेहतर है, मीरा ने अपने हाथ फैलाते हुए जवाब दिया। शुरुआत में उसने मुझे बताया कि वह 10 मिनट से अधिक समय तक टिक सकता है और वह सुंदर भी है, एक ताज़ा जवान लड़का जिसे मैं वास्तव में पसंद करती थी, इसलिए मैंने कोशिश की। लेकिन जब वास्तव में बात सामने आई तो वह केवल 2 मिनट तक चला। इसने मुझे मौत के घाट उतार दिया। हंसी, दीदी तुम्हें एक बुरे आदमी ने बेवकूफ बनाया। रागिनी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, शायद इसलिए कि उसने अपने मन की बात कह दी थी। मीरा हालांकि उसका मजाक उड़ाया गया गुस्सा नहीं हुई, बल्कि बस अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम मुझ पर हंस रही हो। मैं शर्त लगाती हूँ कि जिस आदमी के साथ तुम हो वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, शायद सिर्फ कुछ मिनट की सहनशक्ति होगी। बिल्कुल नहीं, दर्श अद्भुत है, वह भी 1.5 घंटे तक चला और इतना ही नहीं वह इतना बड़ा है, लगभग 27 या 28 सेंटीमीटर, मेरी कलाई से भी मोटा। उसने लगभग मेरी जान ही ले ली। अपना चेहरा लाल करते हुए रागिनी ने मीरा से कहा, वह कितनी देर तक टिका? तुरंत मीरा के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया और रागिनी की ओर उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। 1.5 घंटे, रागिनी ने जवाब दिया। असंभव, मीरा को स्पष्ट रूप से रागिनी के शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी राय में अगर कोई आदमी 10 मिनट तक टिक सकता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि थी, 1.5 घंटे की तो बात ही छोड़ो। इतने लंबे समय तक टिकने वाले पुरुषों को ढूंढना लगभग असंभव था। दीदी मैं सच कह रही हूँ, रागिनी ने गंभीरता से कहा, दर्श वास्तव में 1.5 घंटे तक टिक सकता है और तुमसे झूठ बोलने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। रागिनी के गंभीर चेहरे को देखकर मीरा का रवैया पहले की तुलना में नर्म हो गया, स्पष्ट रूप से रागिनी के शब्दों से कुछ हद तक आश्वस्त हो गई। फिर उसने पूछा, तुमने अभी कहा दर्श कितना बड़ा है? 27 या 28 सेंटीमीटर, असाधारण रूप से बड़ा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा आदमी हो सकता है। अपनी बहन के साथ ऐसी बातें साझा करते हुए रागिनी का सुंदर चेहरा सूर्यास्त के बादलों की तरह लाल हो गया, सुंदर और मनमोहक।
मीरा ने अपने मन में इसकी कल्पना की और मदद नहीं कर सकी, लेकिन एक तीखी सांस ली। उसने कहा, इतना बड़ा, जब वह प्रवेश करता है तो कैसा लगता है? शुरुआत में बहुत दर्द हुआ, लेकिन बाद में यह अधिक से अधिक आरामदायक हो गया और हर बार जब उसने जोर से धक्का दिया तो मुझे लगा जैसे मेरा पूरा शरीर भेद दिया गया हो। कुल मिलाकर यह अविश्वसनीय रूप से आनंदमय है। मैं पहले कभी इतना खुश नहीं हुई। जैसे ही उसने बात की, भीषण युद्ध की छवियां रागिनी के दिमाग में कौंध गईं और उसके चेहरे ने अनजाने में आनंद की अभिव्यक्ति प्रकट की। दर्श के साथ रहना वास्तव में बहुत आनंदमय था। इस समय रागिनी को देखकर मीरा को अपने भीतर एक हलचल महसूस हुई। उसकी आंखें लालसा से भर गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रागिनी, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना मजबूत आदमी मिला। तुम्हारी बहन को बहुत ईर्ष्या हो रही है। मीरा खुद एक मजबूत इच्छाओं वाली महिला थी, जिसे लगभग रोजाना ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की आवश्यकता होती थी, लेकिन उसके पति हर बार केवल 1 मिनट तक टिकते थे और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही, जिसके परिणामस्वरूप उनका प्यार कम होता गया। जब उसके पति में प्रदर्शन करने की ऊर्जा की कमी होती थी तो उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ठंडे खिलौनों पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर उसके पास दर्श जैसा आदमी होता तो क्या वह हर समय आनंद में नहीं रह पाती? मीरा की लालसा भरी नजर देखकर रागिनी की आंखें चमक उठी और उसने संकोच करते हुए पूछा, दीदी, अगर तुम चाहो तो तुम भी दर्श के साथ हो सकती हो। मैं अकेले दर्श को संतुष्ट नहीं कर सकती। अगर हम दोनों साथ होते तो हम निश्चित रूप से उसका अच्छी तरह से ख्याल रख सकते थे। तुम? मीरा ने हैरानी से रागिनी को देखा। उसकी धारणा में रागिनी एक बहुत ही रूढ़िवादी और ईमानदार लड़की थी और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह सुझाव देगी कि वे एक साथ दर्श की सेवा करें। वास्तव में एक लड़की जितनी अधिक आरक्षित दिखाई देती है, ऐसे मामलों में वह उतनी ही पागल हो सकती है। मीरा को इतना हैरान देखकर रागिनी का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। उसने अजीब तरह से कहा, दीदी, मैं सिर्फ एक सुझाव दे रही हूँ। अगर तुम इच्छुक नहीं हो तो बस ऐसा मानो कि मैंने कभी इसका उल्लेख नहीं किया। रागिनी, दर्श इतना अविश्वसनीय है, निश्चित रूप से मैं इच्छुक हूँ। मीरा ने रागिनी की बांह को मजबूती से पकड़ लिया और ईमानदारी से कहा, बस इतना है कि दर्श पहले से ही हमारे रिश्ते को जानता है। अगर उसे पता चलता है कि मैं सक्रिय रूप से उसके साथ संबंध बनाना चाहती हूँ तो क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं होगा? इसके अलावा इतनी आसानी से खुद को पेश करने से वह मुझे अपने दिल की गहराई से नीचा दिखा सकता है। ये सुनकर रागिनी ने सूक्ष्म रूप से सिर हिलाया और कहा, दीदी, तुम्हारी बात सही है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं एक तरीका सोचूंगी। मीरा ने अपनी गोल ठुड्डी पर अपनी ठुड्डी टिकाई। उसकी बाहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। उसका दिमाग विचारों से घूम रहा था। रागिनी चुपचाप उसके बगल में बैठी रही, बिना कोई आवाज किए। कुछ मिनट बाद मीरा ने अचानक रागिनी की ओर देखा और कहा, रागिनी, मुझे मिल गया। रागिनी ने पूछा, दीदी, क्या विचार है? मीरा के होंठ मुड़ गए। उसकी आंखों में पागलपन का संकेत दिखाई दिया क्योंकि उसने कहा, मैं चाहती हूं कि दर्श मेरा बलात्कार करे। क्या? ये सुनकर रागिनी ने सदमे से भरे चेहरे के साथ मीरा को देखा और उसकी आंखों में संदेह भी झलका। रागिनी को इतना हैरान देखकर मीरा ने तुरंत समझाया, अगर मैं पहल करती हूं तो वह निश्चित रूप से सोचेगा कि मैं खुद को उस पर फेंक रही हूं, लेकिन अगर तुम उससे बात करने जाओगी तो हमारे रिश्ते को देखते हुए ये बहुत अजीब होगा। इसके बजाय तुम उसे आकर मेरा बलात्कार क्यों नहीं करने देती? मैं उसे तुम्हारा बलात्कार कैसे करने दे सकती हूँ? यह एक अपराध है, रागिनी ने कहा। एक पल के लिए रागिनी को लगा कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। हंसी। रागिनी को इतना व्यथित देखकर मीरा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। रागिनी, बेवकूफ मत बनो। बलात्कार एक अपराध है, लेकिन इसके लिए एक वादी और एक प्रतिवादी होना चाहिए। अगर मैं उसकी रिपोर्ट नहीं करती हूँ तो वह अपराध नहीं करेगा। तो मैं उसे तुम्हारा बलात्कार कैसे करने दूं? रागिनी ने कमजोर स्वर में पूछा। उसे लगा कि मीरा जो कह रही है उसमें कुछ समझदारी है। यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। मीरा ने अपने हाथ के इशारे से रागिनी को बुलाया और फिर रागिनी के कान में अपनी योजना फुसफुसाई। मीरा की योजना सुनने के बाद रागिनी के गाल इतने लाल हो गए कि मानो उनमें से खून टपक जाएगा, लेकिन मीरा का गंभीर चेहरा देखकर उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। रागिनी, तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। मेरी खुशी तुम्हारे हाथों में है, मीरा ने ईमानदारी से कहा, रागिनी की बांह को कसकर पकड़कर। घर लौटने के बाद दर्श अपने शयन कक्ष में बैठा अभी भी बेचैन था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मीरा उसे रागिनी के साथ रंगे हाथों पकड़ लेगी। वह सोच रहा था कि क्या रागिनी इस मामले को संभाल पाएगी। लगभग 15 मिनट बाद दर्श के फोन पर रागिनी का फोन आया। उसने तुरंत जवाब दिया। पूछा, बहन रागिनी, सब ठीक है? अफान, मैं ठीक हूँ, मैं इसे संभाल सकती हूँ, चिंता मत करो। रागिनी की आवाज़ दूसरी तरफ से आई। लेकिन मेरी बहन अभी भी गुस्से में है। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसे यह रहस्य रखने के लिए कैसे मनाया जाए। जैसे ही मुझे कोई समाधान मिल जाएगा मैं तुमसे संपर्क करूंगी। कॉल के बाद दर्श को अब इतनी चिंता नहीं हुई। रागिनी के स्वर से उसे लगा कि चीजें उतनी बुरी नहीं है जितना उसने डर था। फोन काटने के बाद उसे ओझा का एक और फोन आया, जिससे पता चला कि उन्होंने एक उपयुक्त घर ढूंढ लिया है और कीमत बहुत अनुकूल है। बिना ज्यादा हिचकिचाहट के उसने जड़ी बूटियों का एक बैग उठाया और सीधे शियांगे गांव के लिए टैक्सी ली। 20 मिनट बाद दर्श शियांगे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और तुरंत ओझा और ओझा की बहन को उसका इंतजार करते हुए देखा। ओझा की बहन को अब देखकर दर्श की आंखें चमक उठी और उसके दिल में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। केवल एक दिन हुआ था, फिर भी ओझा की बहन इतनी बदल गई थी। उसका रंग अब पीला नहीं था, वह गुलाबी और स्वस्थ दिख रही थी। एक समय दुबली पतली ओझा की बहन किंगमिंग 100 शर्तों की शक्ति उसके अंदर दब जाने के बाद एक दिन में ही काफी भर गई थी। उसकी सुंदरता पहले की तुलना में कम से कम 10 स्तर बढ़ गई थी। आज एक बहते हुए सफेद पोशाक में सजी और हवा में खड़ी उसके काले बाल हवा के साथ तैर रहे थे। वह पृथ्वी पर उतरती हुई एक दिव्य अप्सरा की तरह लग रही थी, सुंदर और मनमोहक। दर्श के दिल को बुरी तरह से खींच रही थी। भाई दर्श को टैक्सी से उतरते हुए देखकर ओझा की बहन के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान उभरी। वह तुरंत उसके पास आए, अपनी बांह को उसकी बांह से जोड़ा और कहा, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। जरूर, दर्श ने शांत दिखते हुए जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उसने सुसु के सीने को अपनी बांह से रगड़ते हुए महसूस किया, उसके भीतर इच्छा की लहरें उठी और उसने चुपचाप जोर से निगला। बहुत से लोग ओझा को अपनी बहन के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक मानते थे। अतीत में जब भी वह किसी लड़के को उसके बहुत करीब देखता था तो वह सावधान रहता था, डरता था कि वह उसे छीन सकता है। फिर भी अपनी छोटी बहन को दर्श के इतने करीब देखकर वह जरा भी सावधान नहीं था। इसके बजाय वह काफी खुश लग रहा था। वर्षों से उसने कई डॉक्टरों की तलाश की थी, जिनमें से कोई भी उसकी बहन की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। लेकिन दर्श के थोड़े से प्रयास से उसकी बहन एक दिन में ही एक सामान्य व्यक्ति से अलग हो गई थी। दर्श के लिए ओझा कृतज्ञता से भर गया था और यहाँ तक कि चाहता था कि उसकी बहन दर्श के और भी करीब हो जाए, यह विश्वास करते हुए कि दर्श अपने भविष्य के उपचार में अधिक समर्पित होगा। जल्द ही ओझा और ओझा की बहन के मार्गदर्शन में दर्श आंगन में प्रवेश कर गया। जैसे ही दर्श छोटे आंगन में दाखिल हुआ, उसकी जेब में छिपा स्वर्गीय आत्मा पात्र का टुकड़ा प्रतिक्रिया देने लगा।
उसने चुपचाप स्वर्गीय आत्मा पात्र निकाला और देखा कि टुकड़ा हल्की चमक से जगमगा रहा था। इस लगातार टिमटिमाती चमक से दर्श समझ सकता था कि स्वर्गीय आत्मा पात्र बहुत उत्साहित था। ये सब क्या था? जैसे ही उसने बर्फीले स्वर्गीय आत्मा पात्र को सहलाया, दर्श के मन में अचानक एक बहुत ही साहसिक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटे आंगन में स्वर्गीय आत्मा पात्र का एक टुकड़ा हो? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, दर्श बेहद उत्साहित महसूस करने लगा। आमतौर पर स्वर्गीय आत्मा पात्र जैसे खजाने जब भागों में विभाजित होते हैं तो निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखते हैं। जब वे एक दूसरे के करीब होते हैं तो किसी न किसी तरह की प्रतिक्रिया होना तय है। भाई दर्श, यह आंगन बहुत बड़ा नहीं है और न ही बहुत साफ है, लेकिन अच्छी सफाई से यह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। क्योंकि दर्श अंधा था, मीरा ने उसे बड़ी सावधानी से जगह के बारे में बताया। आंगन का वातावरण पहले ही दर्श द्वारा देखा जा चुका था। जैसा कि मीरा ने कहा, आंगन बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 50 वर्ग मीटर। लंबे समय से निर्जन होने के कारण ये काफी गंदा दिख रहा था। सौभाग्य से आंगन सीमेंट से बना था, इसलिए ये खरपतवारों से नहीं भरा था। हालांकि वातावरण में सुधार की बहुत गुंजाइश थी, दर्श केवल इसका उपयोग रसायन बनाने के लिए करने वाला था। वह अपनी भाभी के घर ही रहने के लिए वापस जाएगा, इसलिए खराब वातावरण कोई समस्या नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस छोटे आंगन में स्वर्गीय आत्मा पात्र का एक टुकड़ा था, इसलिए वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा और मौके पर ही इसे किराए पर लेने का फैसला किया। दर्श ने पूछा, ओझा, इस घर का किराया कितना है? ओझा ने कहा, चूंकि यह जगह काउंटी में नहीं बल्कि गांव में है, इसलिए कीमत बहुत सस्ती है। महीने के 350। अगर आप सच में इसे किराए पर लेना चाहते हैं तो मैं रियल एस्टेट एजेंट से बात करके मकान मालिक से बातचीत कर सकता हूँ। लगभग 300 रुपये महीना ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो रियल एस्टेट एजेंट को मकान मालिक के साथ कीमत पर चर्चा करने दो। हालांकि वर्तमान दर्श के लिए महीने के 350 रुपये ज्यादा नहीं थे, फिर भी थोड़ी बचत करना फायदेमंद था। साम्राज्य के अपडेट के लिए बने रहें। जैसे ही ओझा फोन करने वाला था, एक महिला सफेद शर्ट और काली पतलून में अंदर से दौड़कर बाहर आई। उसने कहा, ओझा, फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही यहाँ हूँ। मैं अभी अंदर फोन पर बात कर रही थी। दर्श, बस उसे बहन पायल कहो। वह शांगी गांव की मुखिया है और अंशकालिक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में भी काम करती है। जब मैंने यहाँ एक घर किराए पर लिया था तो यह उसने ही मेरे लिए ढूंढा था। वह एक बहुत अच्छी बहन है जिसने मेरी और मीरा की अच्छी देखभाल की है। ओझा ने पायल के आते ही दर्श का परिचय कराया। फिर उसने पायल से दर्श का परिचय कराया। बहन पायल, ये 4 सीज मार्शल पवेलियन से मेरा सहकर्मी है, इसे दर्श कहो। ये सुनकर कि दूसरा पक्ष 4 सीज मार्शल पवेलियन का सदस्य है, पायल की निगाहें तुरंत दर्श पर केंद्रित हो गईं, उसे ध्यान से देख रही थीं। भले ही वह अंधा था, वह बहुत सुंदर दिख रहा था। मजबूत चेहरे की विशेषताएं पूरी तरह से आनुपातिक और 1 मीटर 8 से ऊपर खड़ा था। उसकी रूपरेखा अविश्वसनीय रूप से पतली दिखाई दे रही थी। उसका शरीर बिल्कुल मांसल नहीं था, लेकिन वह सुरक्षा की एक शक्तिशाली भावना व्यक्त कर रहा था। देखे जाने के दौरान दर्श पायल का भी आकलन कर रहा था। लगभग 1 मीटर 68 की ऊंचाई वाली वह अपनी शुरुआती 30वें दशक में लग रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से खिले हुए लिली की तरह पतला था, जिसमें एक परिपक्व महिला का आकर्षण और युवावस्था की जीवंतता दोनों थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी, वर्षों से पॉलिश की गई मुलायम चमक के साथ, जो किसी को भी छूने के लिए बेताब कर रही थी। उसका पहनावा सरल था, एक अच्छी तरह से सिलवाया हुआ सफेद शर्ट जो उसके सुंदर शरीर को गले लगा रहा था, जिसमें कॉलर थोड़ा खुला हुआ था जो एक आकर्षक कॉलरबोन और नाजुक गर्दन को उजागर कर रहा था। उसका गहरा क्लीवेज एक चुंबकीय शक्ति रखता था जो खोजे जाने की भीख मांग रहा था। उसकी शर्ट के कफ लापरवाही से उसकी बाहों तक लुढ़के हुए थे। उसकी पतली कलाई और एक बढ़िया घड़ी को उजागर करते हुए दक्षता और फैशन की हवा जोड़ रहे थे। नीचे उसने काली पतलून पहनी थी जो सावधानीपूर्वक सिलवाई गई थी और रेखा में तरल थी, जो उसके लंबे पैरों को पूर्ण प्रभाव से उजागर कर रही थी। एक और शानदार सुंदरता, अपने सामने पायल को देखकर दर्श का दिल बिना हिचकिचाए नहीं रह सका और उसने चुपचाप आश्चर्य व्यक्त किया कि ताओयुआन काउंटी वास्तव में सुंदरियों से भरा हुआ था। नमस्ते, मैं पायल, शांगी गांव की मुखिया हूँ, आपसे पहली बार मिलकर खुशी हुई। जब पायल मुस्कुराई तो उसके परिष्कृत चेहरे पर 2 मनमोहक डिंपल दिखाई दिए, जिससे वह असाधारण रूप से सुंदर लग रही थी। नमस्ते, ग्राम प्रधान पायल, दर्श ने तुरंत मुस्कान के साथ जवाब दिया। बहन पायल, मेरा दोस्त वास्तव में इस आंगन को किराए पर लेना चाहता है। क्या आप मकान मालिक के साथ कीमत पर चर्चा कर सकती हैं? महीने के 300 रुपये कैसे रहेंगे? फिर ओझा ने पायल से कहा, जरूर, मैं मकान मालिक को फोन करके पूछूंगी। पायल ने अपना फोन निकाला और किनारे पर चली गई। पायल के फोन करने का इंतजार करते हुए दर्श की निगाहें उसके सुडौल शरीर पर टिकी थीं। अचानक उसकी जेब में स्वर्गीय आत्मा पात्र के टुकड़े की अनुभूति और भी मजबूत हो गई, जिससे उसका चेहरा पल भर में गंभीर हो गया। उसकी आंखें अब एक कठोर रूप से भरी हुई पायल पर दृढ़ता से टिकी हुई थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय आत्मा पात्र का टुकड़ा उस पर हो? अगले ही पल दर्श की आंखें एक स्कैनर की तरह पायल पर घूमने लगीं। उसकी कलाई पर घड़ी के अलावा कोई अन्य गहना नहीं दिख रहा था। क्या यह उसके कपड़ों के अंदर छिपा हो सकता है? जब दर्श जंगली अनुमान लगा रहा था, पायल फोन कॉल से वापस आए और बोली, ओझा, दर्श, मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन मकान मालिक केवल 20 युआन कम करने को तैयार है, महीने के 330। क्या आप इस कीमत को स्वीकार कर सकते हैं? दर्श ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मैं स्वीकार कर सकता हूँ। ठीक है, मैं संयोग से अपने साथ अनुबंध लाई हूँ, तो चलो इस पर हस्ताक्षर करते हैं और आप मुझे सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पायल लोगों के एक समूह को घर के अंदर ले गई, जहां उसने अपने हैंडबैग से एक अनुबंध निकाला। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय दर्श अपनी आंख के कोने से हैंडबैग में झांकता रहा, केवल ये जानकर निराश हुआ कि साधारण सौंदर्य प्रसाधन और कुछ विविध वस्तुओं के अलावा इसमें वह स्वर्गीय आत्मा पात्र का टुकड़ा नहीं था जिसे वह देखने की उम्मीद कर रहा था। संदेह पैदा करने से बचने के लिए दर्श ने जल्दी से अपनी निगाहें हटा ली और ईमानदारी से अपना नाम लिख दिया। इसके बाद दर्श ने पायल को वीचैट पर जोड़ा, उसे 6 महीने का किराया कुल 2000 युआन ट्रांसफर किया और फिर उसके मध्यस्थ शुल्क के रूप में 1 महीने का किराया भेजा। सब हो गया दर्श, यदि आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बस एक कॉल करें। मुझे ग्राम समिति में कुछ काम है, इसलिए मैं अब विदा ले रही हूँ। पायल ने अनुबंध रख दिया और विदा ली। पायल के जाने के बाद दर्श ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, जिससे उसके संदेह की पुष्टि हुई कि स्वर्गीय आत्मा पात्र का टुकड़ा वास्तव में पायल पर था। जब वह दूर चली गई तो उसकी जेब में टुकड़े की अनुभूति मंद हो गई, लेकिन पायल ने वास्तव में टुकड़े को कहाँ रखा था? हालांकि दर्श इस पर ज्यादा देर तक नहीं रुका। आखिरकार वह पायल से मिल चुका था और आखिरकार उसके करीब आने और स्वर्गीय आत्मा पात्र के टुकड़े को खोजने का मौका मिलेगा। रिंग रिंग रिंग। उसी समय ओझा का फोन बज उठा। कॉल का जवाब देने के बाद उसने दर्श से बहाना बनाया, दर्श, मार्शल पवेलियन में कुछ काम है और प्रशिक्षकों की एक बैठक है, मुझे जाना होगा। चूंकि दर्श एक प्रशिक्षक नहीं था, इसलिए उसे ओझा के साथ 4 सीज मार्शल पवेलियन में वापस जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वह नीलिमा को जल्दी से एक बैच देने के लिए कुछ यांग स्ट्रेंथनिंग पिल्स को परिष्कृत करने के लिए दिन बिताने की योजना बना रहा था।
मीरा ओझा के साथ नहीं गई। इसके बजाय उसने कहा, भाई दर्श, मुझे घर को साफ करने में आपकी मदद करने दो। यहाँ कुछ धूल है, मैं सफाई में आपकी मदद करूंगी। धन्यवाद मीरा। दर्श ने मना नहीं किया और सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। इसके बाद वे दोनों गांव के छोटे स्टोर पर कुछ उपकरण खरीदने गए और फिर वे दोनों व्यस्त हो गए। उनके समन्वित प्रयास से सिर्फ 1 घंटे में उन्होंने घर को साफ और सुव्यवस्थित कर दिया। ये देखकर कि दर्श के पास बिस्तर नहीं है, मीरा अपने घर वापस दौड़ी और बिस्तर का एक बिल्कुल नया सेट ले आई, जिससे दर्श का दिल भर आया। मीरा, तुम वास्तव में दयालु हो, तुम मेहनती और सक्षम हो। जो भी भविष्य में तुमसे शादी करेगा वह भाग्यशाली होगा, दर्श ने मीरा को देखते हुए कहा, जो पसीने से ढकी होने के बावजूद कोई शिकायत नहीं कर रही थी। उफ, हालांकि मीरा ने एक हल्की आह भरी और कहा, मेहनती होने का क्या फायदा। विश्वविद्यालय जल्द ही शुरू हो रहा है और मुझे ट्यूशन के लिए अपने भाई पर निर्भर रहना होगा। ईमानदारी से कहूं तो मैं अपने भाई का पैसा खर्च नहीं करना चाहती, वह पहले से ही बहुत मुश्किल में है। ये सुनकर दर्श की आंखें बदल गईं क्योंकि उसने पूछा, मीरा, क्या तुम पैसे कमाना चाहती हो। बेशक, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ। हालांकि मीरा ने फिर से आह भरी, मैं सिर्फ एक बीमार व्यक्ति हूँ और मेरी बीमारी अक्सर दोबारा हो जाती है। कोई भी मालिक मुझे काम पर नहीं रखना चाहता। जब मैंने पहले एक रेस्तरां में काम किया था तो ग्राहकों को परोसते समय मेरी बीमारी दोबारा हो गई और मैंने लगभग मालिक और संरक्षकों को डरा ही दिया था। तो मेरे लिए काम करो। दर्श ने आंगन में जड़ी बूटियों के एक बड़े बैग की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम इन जड़ी बूटियों को साफ करने और छांटने में मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें 3000 रुपये दूंगा। कितना। मीरा ने आंगन में जड़ी बूटियों पर नजर डाली और आश्चर्य से पूछा। 3000 रुपये। दर्श ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत कम है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मीरा ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और उत्सुकता से समझाया, मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा दे रहे हो। ये सिर्फ जड़ी बूटियों का एक बैग है, इसे खत्म करने में 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। 3000 रुपये बहुत ज्यादा हैं। मैं रेस्तरां में काम करके महीने में केवल 2800 रुपये कमाती थी। आमतौर पर जड़ी बूटियों के एक बैग को साफ करने के लिए 3000 रुपये देना वास्तव में काफी उदार है, लेकिन दर्श इन जड़ी बूटियों से 3,60,000 रुपये कमा सकता था। मीरा को 3000 रुपये देने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वह वास्तव में इस प्यारी और समझदार लड़की की मदद करना चाहता था। मीरा की मदद से यांग स्ट्रेंथनिंग पिल्स बनाने में उसकी दक्षता में बहुत वृद्धि होगी। दर्श ने पूछा, तो क्या तुम्हें नौकरी चाहिए। अप्रत्याशित रूप से मीरा के चेहरे पर कठिनाई का भाव झलक गया। उसने कहा, भाई दर्श, तुम मुझे वास्तव में बहुत ज्यादा दे रहे हो। क्या तुम वास्तव में इन जड़ी बूटियों से ये 3000 रुपये वापस कमा सकते हो। तुमने अभी अभी फोर सीज मार्शल पवेलियन ज्वाइन किया है, लेकिन एक छात्र के रूप में तुम मिशन लेकर पैसे नहीं कमा सकते। कितनी विचारशील लड़की है। दर्श मीरा की मदद करने के लिए और भी दृढ़ हो गया। उसने कहा, मीरा, चिंता मत करो। क्या तुम जानती हो कि मैं इन जड़ी बूटियों से कितना पैसा कमा सकता हूँ। कितना। मीरा ने अपने प्यारे जिज्ञासु चेहरे से दर्श को देखा। 1 लाख से ज्यादा। दर्श ने सच नहीं बताया क्योंकि 3 लाख बहुत ज्यादा था और इस मासूम लड़की को डरा सकता था। भले ही दर्श ने जानबूझकर इसे 30 गुना कम बताया, फिर भी उसने मीरा को चौंका दिया। उसने बाहर जड़ी बूटियों के बैग को सदमे में देखा और कहा, भाई दर्श, क्या तुम सिर्फ जड़ी बूटियों के एक बैग से 1 लाख से ज्यादा कमा सकते हो। हाँ, दर्श ने जवाब दिया, मैं इन जड़ी बूटियों का उपयोग गोलियां बनाने के लिए करता हूँ और फिर उन्हें बड़े मालिकों को बेचता हूँ। मीरा ने पूछा, जिस तरह की गोलियां मैंने ली। नहीं, एक अलग तरह की गोली, खासकर पुरुषों के लिए। दर्श ने जवाब दिया। खासकर पुरुषों के लिए। इस समय मीरा एक जिज्ञासु बच्चे की तरह थी, लगातार अपने मन में उठने वाले सवाल पूछ रही थी। क्या ये पुरुषों की किसी भी तरह से मदद करती है। ओह, दर्श को अपना सिर सूजा हुआ महसूस हुआ। यह नहीं पता था कि मीरा को कैसे जवाब दिया जाए। भाई दर्श, ये वास्तव में क्या है। आओ मुझे बताओ। मीरा ने दर्श के हाथ हिलाए और फुसलाया। दर्श एक महिला की नखरेबाजी का विरोध नहीं कर सका। उसने आह भरी और कहा, मैं जो गोलियां बनाता हूं वे एक आदमी को नीचे से सख्त होने में मदद कर सकती हैं और वैवाहिक सद्भाव में योगदान कर सकती हैं। वे वही हैं जिन्हें लोग आमतौर पर पुरुष वृद्धि उत्पाद कहते हैं। क्या तुम्हें अब समझ में आया। भोली होने के बावजूद मीरा बेवकूफ नहीं थी। दर्श के शब्द सुनने के बाद उसके गाल वूश लाल हो गए। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, उन गोलियों को बनाना शुरू करते हैं। मीरा के लाल होते गालों को देखकर दर्श मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सका। ये लड़की वास्तव में बहुत मासूम थी। जल्द ही वे दोनों आंगन में चले गए। दर्श ने सबसे पहले रसोई की जांच की और एक बड़ा बर्तन पाया, जिससे वह खुश हो गया क्योंकि यह यांग स्ट्रेंथनिंग पिल्स तैयार करने के लिए एकदम सही था। जब वह बर्तन साफ कर रहा था, मीरा ने पहले ही आंगन में छटाई और सफाई शुरू कर दी थी। हाथ में काम खत्म करने के बाद दर्श मीरा को जड़ी बूटियों को साफ करने में मदद करने के लिए आंगन में आया। एक बार बर्तन उबालने के लिए पर्याप्त जड़ी बूटियां हो जाने के बाद उसने साफ की हुई जड़ी बूटियों को रसोई में ले गया। उसने आग जलाई और पानी उबाला और जब बर्तन में पानी उबल रहा था तो उसने जड़ी बूटियों को क्रम से पानी में डाल दिया। एक बार जब उबलता पानी पूरी तरह से काला हो गया तो दर्श ने जड़ी बूटियों के अवशेषों को निकाल लिया और औषधीय सूप के गाढ़ा होने तक मिश्रण को उबालना जारी रखा। अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम था औषधीय प्रभावों को एक साथ मिलाने के लिए सच्ची क्यूई का उपयोग करना। दर्श एलिक्सिर बनाने के पिछले अनुभव के साथ और हाल ही में क्यूई रिफाइनिंग दायरे के तीसरे स्तर पर टूट गया। प्रक्रिया बेहद आसान लगी। जड़ी बूटियों के इस बर्तन ने 50 गोलियां दी। इस मात्रा के अनुसार 300 गोलियां बनाने के लिए केवल 6 बर्तनों की आवश्यकता होगी। यदि ये केवल दर्श होता तो इन 6 बर्तनों को बनाने में कम से कम 3 दिन लगते, लेकिन मीरा की मदद से दोपहर के 5 बजे के बाद तक उन्होंने पहले ही 3 बर्तन बना लिए थे जो 150 यांग स्ट्रेंथनिंग पिल्स के बराबर थे। एक सुखद दृश्य। बेशक उनके रुकने का कारण केवल यह था कि दर्श क्यूई की एक बड़ी मात्रा का उपयोग करने के बाद थोड़ा थक गया था और जब वह व्यस्त था मीरा ने सभी शेष जड़ी बूटियों को साफ कर दिया था और रसोई के कोने में बड़े करीने से छांट दिया था। ये सब देखकर दर्श खुद को सिर हिलाने से नहीं रोक सका, ये सोचकर कि 3000 रुपये अच्छी तरह से खर्च किए गए थे। अंपायर पर नए अध्याय पढ़ें। दर्श आंगन में गया जहां उसने मीरा को एक स्टूल पर बैठे देखा। उसने कहा, मीरा, मैं आज की तुम्हारी मजदूरी तय करने के लिए तुम्हारा वीचेक जोड़ लूंगा। भाई दर्श, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मदद कर रही थी, मीरा ने शर्माते हुए कहा। ये देखकर दर्श का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने कहा, मीरा, तुमने काम किया है इसलिए तुम्हें भुगतान किया जाना चाहिए। ये तुम्हारे श्रम के फल के लिए सम्मान है। इसके अलावा दयालु होना ठीक है, लेकिन तुम बहुत दयालु नहीं हो सकती, वरना जब तुम समाज में कदम रखोगी तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, समझी। दर्श को इतना गंभीर देखकर मीरा ने अनजाने में सिर हिलाया। मेरा वीचेक जोड़ो और मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। दर्श की आवाज फिर से नर्म हो गई। इस बार मीरा ने मना करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से दर्श का वीचेक जोड़ लिया। जब उसने 3000 युआन का ट्रांसफर देखा तो उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। उसने कहा, धन्यवाद भाई दर्श, मुझे पैसे मिल गए। दर्श ने जवाब दिया, हाँ, ये काम जारी है, जब भी काम होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा।
धन्यवाद भाई दर्श। ये सुनकर मीरा की आंखें चमक उठीं। इस बार 3,000 युआन कमाकर और स्कूल शुरू होने से पहले कुछ समय के साथ अगर वह जारी रखती है तो न केवल ट्यूशन फीस कवर हो जाएगी बल्कि वह पूरे अगले वर्ष के लिए अपने रहने का खर्च भी कमा सकती है। गोलियां पैक करने में मेरी मदद करो। थोड़ी मुस्कान के बाद दर्श मीरा को सभी यांग स्ट्रेंथनिंग पिल्स को छोटी बोतलों में डालने के लिए ले गया। एलिक्सिर पैक करते समय दर्श ने देखा कि मीरा लगातार अपने कंधों और कमर को रगड़ रही है। उसने चिंता से पूछा, मीरा क्या तुम बहुत थक गई हो? भाई दर्श, मैं थकी नहीं हूँ। मीरा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, बस इतना है कि जड़ी बूटियों को साफ करते समय झुकने से मेरे कंधे और कमर में थोड़ी तकलीफ है, तो मुझे तुम्हारी मालिश करने दो। इसके बाद तुम्हें बहुत आराम महसूस होगा और इससे तुम्हारी बीमारी को भी बहुत फायदा होगा, दर्श ने कहा। उसके शब्दों पर मीरा की आंखों में उत्साह की चमक दिखाई दी और उसने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है तो मैं तुम्हें परेशान करूंगी भाई दर्श। आओ मेरे कमरे में चलते हैं और मैं तुम्हारी मालिश करूंगा। दर्श मीरा को वापस अपने कमरे में ले गया और अपने बिस्तर की ओर इशारा किया जो नए बिस्तर से ढका हुआ था। बिस्तर पर लेट जाओ और अपने जूते भी उतार दो। चूंकि उसकी पहले भी दर्श द्वारा मालिश की जा चुकी थी और यहाँ तक कि उसके सीने को भी छुआ गया था, वह बिना किसी हिचकिचाहट के दर्श के बिस्तर पर लेट गई। कल जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए मीरा शर्मा गई और घबराहट और उत्साह से दर्श को देखने लगी। उसका मन भटक गया, सोच रही थी कि क्या वह कल की तरह उसके सीने को सहलाने का अवसर लेगा। उस विचार को ध्यान में रखते हुए मीरा की निगाहें दर्श की पैंट के उभरे हुए डेनिम पर टिक गईं। चुपके से सोच रही थी कि अगर भाई दर्श ने उसके सीने को छुआ तो उसे भी आज भाई दर्श के उस हिस्से को छूना होगा। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या ये वास्तव में उसके छात्रावास के साथियों जैसा है कि एक आदमी की चीज एक महिला को बहुत खुशी दे सकती है। इस समय दर्श भी बिस्तर पर मीरा का आकलन कर रहा था। सफेद छोटी बाजू की शर्ट काफी समय से पहनी हुई होनी चाहिए, हालांकि यह बहुत साफ थी, लेकिन इस पर का पैटर्न काफी हद तक फीका पड़ गया था। फीके रंग में धुली हुई जीन्स उन गोल सुंदर पैरों को कसकर लपेट रही थी। हालांकि मीरा केवल 19 साल की थी, लेकिन उसका विकास पहले से ही पूरी तरह से परिपक्व था। उसके कोमल जेड वक्ष उसके सीने को मोटा और भरा हुआ आगे की ओर धकेल रहे थे। उस भरे हुए और उमड़ते हुए क्षेत्र को देखकर दर्श ने सूखे में निगल लिया और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, अपने हाथों को मीरा के निचले पैरों पर रख दिया। उसकी ड्रैगन एंड फीनिक्स मिस्ट्री स्किल उसके भीतर घूम रही थी। उसकी हथेली में ट्रू क्यूई की एक लटखिली उसकी मालिश शुरू कर दी। एक झुनझुनी सुन्न सनसनी आई और मीरा को लगा कि उसकी पिंडलियों को एक बहुत ही कोमल और आरामदायक बल द्वारा गूंथा जा रहा है। कैसा लग रहा है? आरामदायक। मीरा के चेहरे को आनंद से भरा देखकर दर्श ने मुस्कुराते हुए पूछा। मम, पूरे शरीर में गर्माहट महसूस होती है, बिल्कुल गर्म पानी के झरने में भीगने जैसा, विशेष रूप से आरामदायक। मीरा ने हल्के से सिर हिलाया, अपनी विस्मय को व्यक्त करने का विरोध करने में असमर्थ। मीरा के निचले पैरों की थोड़ी देर तक मालिश करने के बाद दर्श के हाथ उसकी जांघों की ओर बढ़ गए। उसके शरीर के भीतर ट्रू क्यूई रेशमी धागों की तरह बह रही थी। उसकी हथेलियों से मीरा के शरीर में सब कुछ डाला जा रहा था और वह इसका आनंद लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। हम जैसे ही मीरा ने आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद की, उसने अचानक एक शर्मीली चीख निकाली और अपनी आंखें खोली ताकि दर्श के बड़े हाथ को पहले ही उसकी जांघ पर चढ़ते हुए देख सके। मीरा के पैर बहुत लचीले थे, अतिरिक्त मांस का कोई निशान नहीं था और छूने में बहुत आरामदायक महसूस हुआ। भले ही दर्श द्वारा उसके सीने की पहले मालिश की गई थी, लेकिन अब उसकी जांघ को छूने से मीरा का चेहरा गर्म चमक महसूस कर रहा था, खासकर जब उसने दर्श के हाथ को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाते हुए देखा। जल्दी से आधार पर पहुंच गया, जिससे उसके गाल और भी लाल हो गए, जैसे खून बहने के लिए तैयार हो। यह नहीं जानते हुए कि यह जानबूझकर था या नहीं, दर्श की उंगलियों में से एक ने मीरा के सबसे निजी क्षेत्र को तेजी से छुआ। हालांकि यह सिर्फ एक क्षणिक स्पर्श था, युवा लड़की अभी भी असीम रूप से शर्मा गई। उसका शरीर हल्के से कांप रहा था, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। दर्श, तुम मुझे वहां क्यों छू रहे हो? मीरा ने लाल चेहरे से दर्श को देखा और शर्मीले ढंग से पूछा। हालांकि अवरुद्ध रक्त तुम्हारी कमर और कंधों में केंद्रित है, अगर हम पूरे शरीर की मालिश नहीं करते हैं तो हम रुके हुए रक्त को फैला नहीं सकते हैं। कल तक तुम्हारा शरीर निश्चित रूप से विशेष रूप से दर्द महसूस करेगा, दर्श ने गंभीरता से समझाया। मीरा ने दर्श की चिकित्सा कौशल पर स्पष्ट रूप से भरोसा किया और उसने दृढ़ता से सिर हिलाया, तो तुम्हें और गूंथना चाहिए। ठीक है, दर्श ने धीरे से सिर हिलाया। मीरा के पैरों पर थोड़ी देर तक टिके रहने के बाद दर्श की हथेली मीरा की कमर की ओर एक नागिन की तरह बढ़ी। दर्श की आंतरिक ड्रैगन एंड फीनिक्स मिस्ट्री स्किल इस समय लगातार काम कर रही थी। उसकी अनोखी आकर्षक खुशबू उससे लगातार निकल रही थी। मीरा के नाजुक शरीर को दर्श के लगातार सहलाने के अलावा उसका चेहरा पहले से ही लालिमा से ढका हुआ था और उसकी सांस कुछ हद तक तेज हो गई थी। जैसे जैसे दर्श का हाथ ऊपर की ओर बढ़ता गया, मीरा की सांस और भी अनियमित होती गई और उसके गाल और भी लाल हो गए। जल्द ही दर्श के हाथ जैद चोटियों के आधार तक पहुंच गए और उसके जादुई दिखने वाले हाथों ने धीरे धीरे चोटियों को ढंकने से पहले उसके कोमल सीने के चारों ओर कुछ बार चक्कर लगाया। उस पल मीरा का दिल तेजी से धड़क उठा, उसके छोटे हाथ घबराहट में मुट्ठियों में जकड़ गए। वह मना करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई इच्छा नहीं जुटा सकी, खासकर पहले की अद्भुत भावना को याद करते हुए, जिसने इसके बजाय उसे एक अपार लालसा से भर दिया। तेज सांस लेने से उसका सीना फूल गया, जिससे उसके सामने का कोमल जेड शांत लहरों की तरह उमड़ पड़ा, एक कोमल बल के साथ काम रहा था। थोड़ी देर तक मालिश करने के बाद दर्श ने अपने मुंह को थोड़ा सूखा और अपनी सांस धीरे धीरे भारी होती हुई महसूस की। कोमल संवेदना को महसूस करते हुए उसने अपना दिल मजबूत किया और उसे पूरी तरह से अपने हाथों से ढक लिया। हम एक और शर्मीली आवाज आई और मीरा ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, फुसफुसाते हुए, दर्श तुम क्या कर रहे हो? मेरी स्थिति दोबारा नहीं हुई है तो तुम पिछली बार की तरह मेरे सीने की मालिश क्यों कर रहे हो? अवरुद्ध रक्त पहले ही यहाँ जमा हो गया है, दर्श ने कुछ शर्मिंदगी के साथ समझाया। दर्श के बोलते समय उसका हाथ कभी नहीं रुका, लगातार उस कोमल जगह को गूंथता रहा। अत्यधिक आराम की भावना और उस संवेदनशील स्थान के लगातार स्पर्श से भर जाने के कारण मीरा का दिमाग जल्दी ही खाली हो गया और उसकी सांस और तेज हो गई। उसके होंठ थोड़े खुले और उसकी आंखें रेशम की तरह कामुक दर्श की ओर कुछ कामुक तरीके से देखने लगी। भले ही उसने ब्रा पहनी थी, लेकिन खराब गुणवत्ता और पतले पदार्थ का मतलब था कि दर्श अंदर की कोमलता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ऐसी चलती फिरती जगह को गूंथते हुए दर्श तनाव और उत्साह का मिश्रण था। और मीरा, जिसके स्तनों की दर्श द्वारा लगातार मालिश की जा रही थी, और भी लाल हो गई। उसके होंठ खुलते और बंद होते रहे, उसकी आंखें रेशम की तरह कामुक थीं। पैरों को कसकर एक साथ जकड़ लिया, एक अजीब सनसनी उस पर छा गई और अंत में मीरा खुद को और नहीं रोक सकी और अपने होठों के खुलने के साथ एक चीख निकाल दी। उस चीख ने दर्श के दिल को कंपा दिया और वह लगभग एक जानवर में बदल गया। उस प्यारी लड़की को पूरी तरह से उजाड़ने के लिए उस पर झपट पड़ा। भाई दर्श, तुम इतनी देर तक क्यों गूंथते हो? मीरा ने धीरे से पूछा। ये जगह सबसे बड़ी है, बेशक मुझे इसे और देर तक गूंथना होगा। और कैसे जमा हुआ रक्त और क्यूई पूरी तरह से साफ हो पाएगा? ये स्पष्टीकरण पूरी तरह से पारंपरिक चीनी चिकित्सा के अनुरूप था, लेकिन जैसे ही दर्श ने इसे दिया, उसे अभी भी अविश्वसनीय रूप से अजीब लगा।
ओह ठीक है। हालांकि मीरा को भी लगा कि दर्श ने ये जानबूझकर किया है। सनसनी इतनी आरामदायक थी कि वह उसे इस पर बुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दर्श की तुच्छता का आनंद लिया। लगभग 10 मिनट बाद ये देखकर कि मीरा का चेहरा लगभग खून से टपक रहा था, दर्श ने आखिरकार अपने हाथ रोक दिए और उसे देखकर मुस्कुराया, पूछा कैसा लग रहा है। उन 10 मिनटों के दौरान मीरा को नहीं पता था कि उसने कितनी बार पुकारा था। काफी अजीब महसूस करते हुए उसने कहा, मेरा शरीर बहुत आरामदायक महसूस कर रहा है, बिल्कुल भी थका हुआ नहीं है। यह अच्छी बात है। दर्श मीरा के बगल में बैठ गया, चुपके से उसके शरीर से अवशोषित यिन क्यूई को परिष्कृत कर रहा था। अभी अभी मीरा बहुत भावुक थी और काफी मात्रा में यिन क्यूई उत्सर्जित किया था। मालिश खत्म होने के बाद मीरा ने दर्श की उभरी हुई जीन्स को घूरना शुरू कर दिया और यह सोचकर कि उसके स्तनों को फिर से छुआ गया है, उसे कुछ ऐसा स्पष्ट करना पड़ा जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। उसने शर्माते हुए पूछा, भाई दर्श, तुम्हारी पैंट इतनी उभरी हुई क्यों है? ओह, इस सवाल पर दर्श के चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई दी। उसने मीरा पर एक नजर डाली और उसकी आंखों में भ्रम देखा, फिर समझाया, यह इसलिए है क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हारी मालिश की है, इसलिए यह इस तरह उभरी हुई है। मालिश से यह क्यों उभरता है? मीरा ने फिर पूछा। ये लड़की वास्तव में बहुत मासूम थी, क्या वह ऐसी बातें नहीं समझती थी? दर्श ने धैर्यपूर्वक समझाया, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं के बीच एक प्राकृतिक आकर्षण होता है। जब मैं तुम्हारी त्वचा को छूता हूं तो शरीर को एक आदिम आग्रह महसूस होगा। ये बहुत सामान्य है और यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के शरीर भी प्रतिक्रिया देंगे। ओह, मीरा ने सिर हिलाया, पूरी तरह से समझ में नहीं आया और पूछा, भाई दर्श, पुरुष उभरकर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन महिलाओं का क्या? दर्श ने समझाया, बेशक ये नम हो जाता है। उन शब्दों पर मीरा की निगाहें हैरान हो गईं क्योंकि उसने नीचे देखा। उसकी याद में उसने पहले कभी नम महसूस नहीं किया था। जब उसने दर्श को अंधा और कुछ भी देखने में असमर्थ समझा तो उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत अपनी जीन्स का बटन खोल दिया और धीरे से जिप नीचे खींच लिया। और इसलिए दर्श की निगाहों के नीचे मीरा का पूरा हाथ धीरे धीरे उसकी पैंट में पहुंच गया। चौदो, ये दृश्य देखकर दर्श थोड़ा हैरान रह गया, उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मीरा की जिज्ञासा इतनी तीव्र होगी कि वह उसने जो कुछ भी कहा था उसे सत्यापित करने की इतनी जल्दी में थी। हालांकि चूंकि वह अंधा होने का नाटक कर रहा था, इसलिए वह इसे बहुत स्पष्ट नहीं कर सका, लेकिन वह अपनी परिधीय दृष्टि का उपयोग मीरा का चुपके से निरीक्षण करने के लिए करता रहा। मीरा, ये जाने बिना कि वह जो कुछ भी कर रही थी वह दर्श द्वारा देखा जा रहा था, उसने अपनी पैंट में एक हाथ डाला और पाया कि उसका अंडरवियर वास्तव में गीला था, खासकर उसकी स्पर्श से आने वाली झुनझुनी सनसनी, जिससे वह अनजाने में एक मोहक कराह निकली। मीरा, क्या बात है? दर्श ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और एक नकली अनजान भाव के साथ पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मीरा, बेहद शर्मीली, ने अपना हाथ अपनी पैंट से बाहर निकाला और जल्दी से अपनी पतलून को जिप और बटन लगाया। फिर उसकी आंखें तुरंत दर्श की जीन्स पर पड़ी और उसने लाल चेहरे के साथ पूछा, दर्श, क्या मैं तुम्हें वहां छू सकती हूँ? आह, तुम मुझे वहां क्यों छूना चाहती हो? दर्श के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया जब उसने पूछा। मीरा ने गंभीरता से समझाया, जब मैं हाई स्कूल में थी मैंने अक्सर अपने छात्रावास के दोस्तों को पुरुषों के बारे में चर्चा करते सुना, लेकिन मैंने कभी डेट नहीं किया या किसी पुरुष की चीज नहीं देखी। मैं वास्तव में उत्सुक हूं और बस यह महसूस करना चाहती थी कि यह कैसा है। ठीक है, तुम इसे बाहर नहीं जाने दे सकती, खासकर अपने भाई को नहीं। दर्श जानता था कि ओझा मीरा को कितना पसंद करता है और अगर ओझा को पता चल जाता कि वे दोनों क्या कर रहे थे तो वह निश्चित रूप से गुस्से से फट जाएगा। चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मीरा ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये देखकर कि उसने उसे आश्वासन दिया था, दर्श ने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत अपनी बेल्ट खोली और अपनी पैंट नीचे खींच ली। एस तुरंत मीरा अपने सामने के दृश्य से चौंक गई। उसने अपना छोटा मुंह ढक लिया, उसकी आंखें विस्मय के एक अचूक रूप से चमक रही थीं। हे भगवान, यह इतना बड़ा है। पिछली बार मालिश के दौरान मीरा ने उसकी पतलून के माध्यम से इसे छुआ था और पहले से ही जानती थी कि दर्श विशेष रूप से बड़ा था, लेकिन अब इसे व्यक्तिगत रूप से देखकर उसे एहसास हुआ कि वह कितना प्रभावशाली था। ऐसा लगता है कि यह उसके छात्रावास के दोस्तों द्वारा वर्णित की तुलना में और भी अद्भुत है। दर्श, तो मैं इसे छू लूंगी। जैसे कि इससे एक जादुई आकर्षण निकल रहा था, मीरा अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने कहा। दर्श ने बात नहीं की, बस धीरे से सिर हिलाया। अगले ही पल मीरा धीरे धीरे पहुंची और उसे छुआ और जब उसने इसकी गर्म और कठोर बनावट महसूस की तो उसका शरीर बिजली के झटके की तरह हल्के से कांप गया। पहली बार होने के नाते वह एक जिज्ञासु बच्चे की तरह थी, लगातार इसके साथ खेल रही थी। जैसे ही ठंडा हाथ इसके चारों ओर लिपट गया, दर्श ने धीरे से सांस छोड़ी, उसके चेहरे पर आनंद का भाव उभर आया। उसने मीरा को इतनी खुशी से खेलते हुए देखा, चुप रहा और उसे स्वतंत्र रूप से तलाशने दिया। लगभग 5 या 6 मिनट तक इसके साथ खेलने के बाद मीरा ने अचानक अपनी हरकतें रोक दी। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और नाखुशी से बड़बड़ाई, मुझे पता था, छात्रावास में वे लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे, खुशी की भावना जैसी कोई चीज नहीं है। आह मीरा, तुम क्या कह रही हो? दर्श ने मीरा को हैरानी से देखा और पूछा। मीरा ने दर्श को देखा, अपने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, हाई स्कूल में मेरे छात्रावास के दोस्तों ने कहा कि एक आदमी की चीज एक महिला को खुशी और आनंद ला सकती है, लेकिन मैं इसे इतनी देर से छू रही हूं बिना किसी खुशी या आनंद को महसूस किए। उन्होंने मुझसे झूठ बोला। ओह हाँ, उन शब्दों को सुनकर दर्श ने खुद को हंसी और आंसू के मिश्रण में पाया। दर्श, तुम क्यों हंस रहे हो? मीरा ने भ्रमित होकर पूछा। उन्होंने तुमसे झूठ नहीं बोला, ये चीज वास्तव में एक महिला को खुशी और आनंद ला सकती है, लेकिन तुम इसका गलत तरीके से उपयोग कर रही हो। केवल इसे छूने से निश्चित रूप से तुम्हें खुशी या आनंद नहीं मिलेगा, दर्श ने गंभीरता से समझाया। ओह, मीरा अचानक दिलचस्पी लेने लगी और पूछा, तो कौन सा तरीका एक महिला को खुशी और आनंद ला सकता है? दर्श ने पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहती हो? मीरा ने बात नहीं की, उसने बस जोर से सिर हिलाया, उसका रवैया दृढ़ था। दर्श ने इधर उधर की बातें नहीं की और कहा, यह वास्तव में काफी सरल है, बस मेरी चीज को तुम्हारे अंदर डालने से तुम्हें खुशी और आनंद मिलेगा। मीरा तुरंत समझ गई कि दर्श का क्या मतलब है। उसने उस जगह को देखा जिसे उसने अभी अभी छुआ था, फिर दर्श को सदमे में देखते हुए उसने कहा, दर्श, तुम इतने बड़े हो और मैं यहाँ सिर्फ थोड़ी सी हूँ, ये कैसे फिट हो सकता है? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, है ना? बेशक, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दर्श हंसी और आंसू के बीच फंसा हुआ धैर्यपूर्वक समझाया, वास्तव में महिलाएं काफी अनुकूल होती हैं। ये सामान्य रूप से छोटा दिख सकता है, लेकिन भावुक क्षणों के दौरान शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। आखिरकार महिलाएं इसका उपयोग करके जन्म देती हैं और हालांकि मैं प्रभावशाली हूँ, क्या मैं बच्चे से बड़ा हो सकता हूँ? ये समझ में आता है। मीरा ने विचारपूर्वक सिर हिलाया और अचानक कुछ सोचा। दर्श, मेरे छात्रावास के दोस्तों ने चुपके से उन वयस्क फिल्मों को देखा और मैंने सुना कि उनमें लड़कियां बुरी तरह से चिल्ला रही थीं, बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थीं। नादान लड़की, हालांकि उनकी आवाजें दयनीय लगती हैं, वे वास्तव में अपनी खुशी जारी कर रही हैं।
ये समझना मुश्किल है। मीरा उस भावना को नहीं समझ सकी जिसके बारे में दर्श बात कर रहा था। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी क्योंकि उसने कहा, दर्श, मैं तुम्हारे स्पष्टीकरण से इसे नहीं समझ सकती, चलो इसे एक बार करते हैं ताकि मैं उस खुशी का अनुभव कर सकूं। ओह, खांसो खांसो खांसो। उस बयान ने दर्श को लगभग अपनी लार पर ही रोक दिया। उसने कहा, मीरा, तुम इतनी लापरवाही से अपना पहला अनुभव नहीं दे सकती, ये तुम्हारे पसंद के लड़के के साथ होना चाहिए, न कि सिर्फ किसी के साथ। मीरा ने दर्श की बांह के चारों ओर एक हाथ लपेटा और दूसरे हाथ से उस जगह को पकड़ लिया। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने कहा, दर्श, मुझे नहीं पता कि यह प्यार है या नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा दिल दौड़ने लगता है और मुझे तुम्हारे साथ रहने की भावना विशेष रूप से पसंद है। आह, लेकिन ये हल्के में तय करने वाली चीज नहीं है। दर्श ने कठोरता से कहा, ओह वाह, मैं बस तुम्हें ये देना चाहती हूँ और मैं वास्तव में उस भावना का अनुभव करना चाहती हूँ जिसके बारे में मेरे दोस्तों ने बात की थी। बस मेरे साथ एक बार करो। मीरा चिंतित लग रही थी। अचानक दर्श पर झपटी, उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों को लपेट लिया। उसकी सांस उसके कान के लोब को स्प्रे कर रही थी। एक पल के लिए दर्श ने अपने शरीर में गर्मी की लहर महसूस की, जैसे कि उसके अंदर का कोई राक्षस बाहर निकलना चाहता हो। आखिरकार दर्श एक सामान्य आदमी था और एक खूबसूरत महिला के उसकी बाहों में फेंकने के साथ उसने केवल 2 सेकंड के लिए संकोच किया। उत्साह से अभिभूत होकर उसने फिर उसे बिस्तर पर पलट दिया, उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता से मोहित होकर, और तुरंत उसके लुभावने होठों को चूमने के लिए नीचे झुक गया। मीरा का पहले कभी कोई प्रेमी नहीं था, इसलिए उसका चुंबन का अनुभव कुशल से बहुत दूर था। जब उनके होंठ मिले तो उसे ये भी नहीं पता था कि अपना मुंह कैसे खोलना है। लेकिन दर्श को इस क्षेत्र में कहीं अधिक अनुभव था। उसने धीरे से अपनी जीभ का उपयोग मीरा के दांतों को खोलने के लिए किया और उसे उसकी सुगंधित जीभ से मिला दिया। धूम, एक पल में मीरा का दिमाग खाली हो गया। खासकर जब उसने दर्श के चूसने को महसूस किया तो उसके दिल में एक अजीब सी सनसनी उमड़ पड़ी। वह जल्दी से इसमें डूब गई, दर्श के कार्यों की नकल करते हुए, और बदले में उसे चूसा। चुंबन के दौरान आदमी के हाथ कभी भी स्थिर नहीं रहे। इस प्रकार दर्श की हथेलियां मीरा के शरीर पर घूमती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्श के हाथों में कोई जादुई शक्ति हो। कुछ ही क्षणों में उन्होंने मीरा के शरीर को गर्मी से जला दिया। उसका शरीर एक सांप की तरह मुड़ रहा था। हालांकि वह बहुत अनुभवी नहीं थी, इस पल में वह बहुत सक्रिय हो गई। दर्श की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटकर और उन्मत्त रूप से अपने शरीर को मरोड़ रही थी। क्लिक, जब दोनों अविश्वसनीय रूप से जंगली हो रहे थे, अचानक एक ठंडी सांस दर्श के शरीर में प्रवेश कर गई। इसने तुरंत उसकी आत्मा को सक्रिय कर दिया और उसके भीतर की बुरी आग उस समय पूरी तरह से बुझ गई। उसी समय उसने एक भयावह संभावना के बारे में सोचा जिससे उसे मीरा को जल्दी से दूर धकेलने के लिए प्रेरित किया। दर्श, क्या बात है? अचानक बाधित होकर मीरा ने एक हैरान चेहरे के साथ दर्श को देखा और पूछा। दर्श ने जोर से अपना सिर हिलाया, कहा, मीरा, मुझे अभी कुछ महत्वपूर्ण याद आया। हम अभी यह नहीं कर सकते। क्यों नहीं? मीरा ने भ्रम के साथ पूछा। दर्श ने धैर्यपूर्वक समझाया, मीरा, तुम अभी तक अपनी बीमारी से पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह निश्चित रूप से तुम्हारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगा और ये तुम्हारे जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। क्या यह इतना गंभीर है? मीरा अचानक चौंक गई, उसकी आंखों में डर चमक रहा था। दर्श ने गंभीरता से सिर हिलाया, तुम्हें यह बीमारी इसलिए हुई है क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की ठंडी ऊर्जा है। यह ऊर्जा केवल अस्थायी रूप से दबी हुई है और पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। अगर हम ऐसा करते हैं तो तुम्हारा शरीर कमजोरी की अवधि से गुजरेगा। अगर उस समय ठंडी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। बेशक मीरा की इसे सहन करने में असमर्थता एक पहलू था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्श चिंतित था कि वह अचानक मर सकता है क्योंकि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह मीरा के अंदर क्लीनिंग 100 शर्तों की शक्ति से निपटने में सक्षम नहीं था। हालांकि मीरा दवा नहीं समझती थी, उसने महसूस किया कि दर्श ने जो कहा वह बहुत मायने रखता है। उसकी आंखों में निराशा की चमक के बाद उसने कहा, तो जब तक मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हम यह नहीं कर सकते। दर्श ने जोश से सिर हिलाया, सख्ती से कहें तो यही मामला है। मीरा ने त्यागपूर्वक आह भरी, ठीक है तो। मीरा की निराशा देखकर दर्श की आंखें झिलमिला गईं और उसने तुरंत कहा, मीरा, तुम्हें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं, एक बार जब मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा तो मैं तुम्हें यह अनुभव करने दूंगा कि एक महिला के रूप में खुश रहना कैसा होता है, ठीक है? सच में? मीरा की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत पूछा, बेशक ये सच है, मैं ऐसे मामले में तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? दर्श गंभीर दिख रहा था। वह बस इस बात की चिंता कर रहा था कि मीरा के अंदर से 100 शर्तों की शक्ति को कैसे निकाला जाए, और अब जब उसने स्वेच्छा से इसका उल्लेख किया था तो वह कैसे मना कर सकता था, जबकि उसे अभी मीरा नहीं मिली होगी। दर्श बहुत निराश नहीं था। इस तरह के मामलों में जल्दबाजी आपको कहीं नहीं ले जाएगी। एक बार जब उसकी क्षमताएं थोड़ी और बेहतर हो गईं तो वह अपनी चाल चल सकता था। ठीक है, चलो एक छोटी उंगली का वादा करते हैं। मीरा ने दर्श की ओर अपनी छोटी उंगली बढ़ाई। छोटी उंगली का वादा? अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे पेड़ से लटका दो, 100 साल तक नहीं बदलना है। दोनों ने एक ही समय में कहा। आधे घंटे बाद मीरा घर चली गई थी और दर्श तुरंत नहीं गया। इसके बजाय उसने यांग स्ट्रेंथनिंग पिल्स का एक और बैच बनाने की तैयारी की ताकि वह 300 गोलियां जल्द से जल्द नीलिमा को दे सके। जब दर्श आग शुरू कर रहा था तो उसे पायल का फोन आया। पूर्व ने दर्श को सूचित करने के लिए फोन किया था कि उसने अगली शाम अमन के साथ रात का खाना खाने की व्यवस्था की थी, लेकिन पायल ने अपनी शंकाएं भी व्यक्त की। आप और ओझा स्पष्ट रूप से नहीं मिलते हैं, तो उन्होंने बैठक में आपके लिए क्यों बात की? दर्श हंसा और पूछा, उन्होंने मेरे लिए बात की? पायल ने कहा, हाँ, पिछली बैठक में वह आपके प्रशिक्षक बनने के खिलाफ खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन आज उनका रवैया नाटकीय रूप से बदल गया। न केवल उन्होंने आपके प्रशिक्षक बनने का समर्थन किया, बल्कि उन्होंने अमन से आपकी बहुत प्रशंसा भी की, जैसे कि वह एक अलग व्यक्ति बन गए हों। दर्श ने कहा, हमारी गलतफहमी दूर हो गई है। पायल ने कहा, ठीक है, यह अच्छी बात है कि गलतफहमी दूर हो गई है। जैसा कि कहावत है, एक और दोस्त होने का मतलब है एक और रास्ता। जब तक आप कल अमन को मना सकते हैं तब तक प्रशिक्षक बनना एक तय बात है। ठीक है, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मार्शल आर्ट स्कूल में एक चोर घुस आया है और हम सभी चोर की तलाश में व्यस्त हैं। फोन काटने के बाद दर्श की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर भ्रम का भाव दिखाई दिया। मार्शल आर्ट स्कूल में एक चोर? क्या कुछ चोरी हो गया है? हालांकि दर्श इस मामले पर नहीं टिका रहा। आखिरकार स्कूल में चोरी का उससे कोई लेना देना नहीं था। अब महत्वपूर्ण बात यांग स्ट्रेंथनिंग पिल्स को जल्दी बनाना था। चून की जड़ी बूटियां पहले ही तैयार हो चुकी थीं, इसलिए अब उसे केवल आग जलाने और जड़ी बूटियों को उबालने की जरूरत थी, जो पहले की तुलना में बहुत अधिक कुशल था। शाम को 6 बजे थोड़ा पहले यांग स्ट्रेंथनिंग पिल्स का दूसरा बैच बनाते समय दर्श को रागिनी का फोन आया। दर्श, तुम कहाँ हो? मैं दोपहर से अपनी बहन से बात कर रही हूँ। वह मेरे संबंध को स्वीकार नहीं कर सकती है और वह मेरे पति के पास मामला ले जाने की धमकी भी दे रही है। रागिनी की चिंतित आवाज फोन से आई।
ये सुनकर दर्श को अपने दिल में अचानक झटका लगा और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया क्योंकि उसने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है? उफ, रागिनी ने फोन के दूसरी तरफ आह भरी, पहले मुझे लगा कि यह कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी बहन का रवैया बहुत मजबूत है, वह मेरे संबंध को स्वीकार नहीं कर सकती है। मैं जाकर उससे बात करूं तो कैसा रहेगा? हालांकि दर्श पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं रहा था, एक आदमी के रूप में वह जानता था कि जब बुलाया जाए तो बहादुरी से जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है। भले ही तुम उससे बात करने जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होगा। रागिनी थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, फिर अचानक कहा, हालांकि मेरे पास अब एक तरीका है, लेकिन ये कुछ जोखिम भरा है। क्या तरीका है? दर्श ने तुरंत पूछा। तुम उसके साथ भी सो जाओ तो कैसा रहेगा? रागिनी ने चौंकाने वाला जवाब दिया। क्या? रागिनी के सुझाव से दर्श अवाक रह गया, उसकी आंखें सदमे से भर गईं। उसने कहा, वह मुश्किल हो सकता है, आखिरकार इन चीजों के लिए आपसी सहमति की आवश्यकता होती है। यदि वह सहमत नहीं होती है और मैं इसे मजबूर करता हूं, तो क्या वह बलात्कार नहीं होगा? ये वह चीज है जिसके लिए आप जेल जाते हैं। हाँ, उसका बलात्कार करो। रागिनी का लहजा अविश्वसनीय रूप से दृढ़ हो गया। मेरी बहन एक ऐसी व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह करती है, और इसके अलावा एक पति और बच्चे होने के कारण भले ही तुम उसका बलात्कार करो, वह इसे सार्वजनिक करने से बहुत डर जाएगी। उसे चुपचाप अपमान को निगलना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारी ताकत के साथ जब तक तुम उसे जीत नहीं लेते, वह पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगी। कर गया। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, वह अपनी जगह पर रुक गया, उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। एक सदी पुरानी जड़ी बूटी। दर्श की आंखें तुरंत चमक उठीं, जैसे कि लड़की ने कहा था, 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी